पाइपलाइनिंग बहुत तरीके का होता है। आज देखेंगे कितना हो सके। कुछ चीज जरा कॉम्प्लेक्स है तो मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट टच करके जा रहा हूं। सपोज पाइपलाइनिंग में बहुत तरीके का पाइपलाइनिंग है, उसमें से जो बेसिक टाइप ऑफ पाइपलाइनिंग है वो है एरिथमेटिक पाइपलाइनिंग, और एक है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। ठीक है, दो तरीके का पाइपलाइनिंग होता है मेनली, तो दोनों ही देखना पड़ेगा। तो लेकिन मुश्किल है, जो एरिथमेटिक वाला जो पार्ट है वो अभी करने से, तुम जब एरिथमेटिक चैप्टर पढ़ेंगे उस समय करने से ज्यादा फायदा होगा। फिर भी मैं जस्ट एक राफली दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा फिर भी ट्राई करता हूँ। हमारा इंटरेस्ट है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। तो क्वेश्चन है क्यों पाइपलाइनिंग को दो तरीके से क्यों करते हैं। आंसर बहुत ही आसान है, क्योंकि पाइपलाइनिंग मतलब सीक्वेंशियल जो पार्ट होता है प्रोग्राम में उसको, उसका स्पीड बढ़ाना, उसका स्पीड अप रेशियो बढ़ाना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पाइपलाइनिंग। तो सीक्वेंशियल पार्ट को करने के लिए उसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा, सब कुछ इंस्ट्रक्शन से ही होता है। और दूसरा जो चीज होता है वो है मैथमेटिक्स, जो एरिथमेटिक कैलकुलेशन जो होता है एएलयू के अंदर में। तो एरिथमेटिक कैलकुलेशन को अगर मैं पाइपलाइनिंग के जरिए से करूंगा तो मेरा काम जल्दी जल्दी हो सकता है। और दूसरा काम क्या हो सकता है कि मेरा जो इंस्ट्रक्शन है सिंपल, जैसे मैंने लिखा ऐड 5,7, इसका मतलब 5 और 7 को ऐड करना है। तो ये जो एडिशन है, एडिशन कौन करेगा, एरिथमेटिक पार्ट करेगा, सिंपल एडिशन का। ये 5 + 7 रिजल्ट 12, तो ये वाला जो पार्ट करेगा वो एरिथमेटिक एएलयू करेगा, ऑपरेशन। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन का जो मेन ऑपकोड है ऐड, ये ऑपकोड तो आसमान से नहीं आएगा। फर्स्ट पहले ऑपकोड को फेच करना पड़ेगा। कोई भी इंस्ट्रक्शन से पहले क्या होगा, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में होता है, तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना पड़ेगा, है ना। फेच करने के बाद इंस्ट्रक्शन फेच करना पड़ेगा, A5 मैंने फेच इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना पड़ेगा, डी मतलब डिकोड। उसके साथ क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, A5 मतलब फेच इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन पहले मेमोरी में होता है, प्राइमरी मेमोरी से फेच करो। सेकंड क्या करो, फेच करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करो। डिकोड करने के बाद देखो कि उसमें कोई इफेक्टिव एड्रेस चाहिए या नहीं। अगर इनडायरेक्ट एक्सेसिंग होगा तो इफेक्टिव एड्रेस चाहिए, अदरवाइज इफेक्टिव एड्रेस का जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, ऑपरेंड, जैसे 5, 7 दीज आर ऑपरेंड। ऑपरेंड को फेच करो, F0 माने ऑपरेंड 5, 7, इसको भी, ये भी मेमोरी के अंदर में होगा, इसको भी मेमोरी से फेच करना पड़ेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट होगा EX, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम लोग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो one instruction requires this 4 sub operation. First you fetch the whole instruction from the memory, then you decode that instruction, find the meaning of it, and if any indirect address is required, calculate the effective address, that is DA. After that you find the operand, such as this in this example 5 and 7 are the operands. So fetch operands. Operands are also located inside memory. You have to fetch the operand from the memory, and after you fetch everything, so first you fetch the instruction, whole instruction, you decode it and find the effective address. Then you only fetch the operand, and after that when you have everything you execute it. ठीक है, you execute it. तो क्वेश्चन है, दिस इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का हिस्सा है, हम डिस्कस करेंगे इसी को, इंपॉर्टेंट है। लेकिन एरिथमेटिक पाइपलाइनिंग में इसका कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ एडिशन, ये एग्जीक्यूशन जब होता है ना,
एग्जीक्यूशन इज द लास्ट स्टेप। एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है? एएलयू में होता है। एग्जीक्यूशन मतलब क्या? एडिशन करना है। ये कहाँ पे होगा? इट हैपेंस इनसाइड द एएलयू। तो हाउ इट हैपेंस, अगर मैं एग्जीक्यूशन को भी थोड़ा जल्दी कर सकूं तो भी मेरा टोटल चीज जल्दी जल्दी हो सकता है। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी हैव डन, the pipelining process has been divided in two parts. One in only the instruction pipelining, क्योंकि एक प्रोग्राम अगर है, इफ दिस इज योर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में बहुत इंस्ट्रक्शन होता है, तो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए चार चार करके सब स्टेप होता है पर इंस्ट्रक्शन। पहले फेच, डिकोड एड्रेस, डिकोड एंड इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, फेच ऑपरेंड, एग्जीक्यूट। नेक्स्ट के लिए भी फेच इंस्ट्रक्शन, डिकोड, एफओ, ईएक्स। फॉर ईच इंस्ट्रक्शन के लिए तुमको ये ऐसा काम करता रहना है। हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए ऐसे चार स्टेप करना है, इट्स मैंडेटरी। ओके, सो दैट मींस इंस्ट्रक्शन को मैं जितना जल्दी कर पाऊंगा, दिस इज इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक चलेगा। तो जब पहला वाला इंस्ट्रक्शन एफओ में होगा, दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन डीए में होगा, तीसरा वाला इंस्ट्रक्शन एफआई में स्टेज में होगा। इस तरीके से हम दिखाएंगे कि कैसे हम इंस्ट्रक्शन को जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर ऐसा वेट करूंगा कि पहला इंस्ट्रक्शन खत्म होने दो उसके बाद सेकेंड करूंगा, तो गया जिंदगी। ऐसा नहीं होता है कभी। तो पहला वाला इंस्ट्रक्शन करने के लिए लगेगा 1 मिनट, दूसरा के लिए लगेगा 30 सेकेंड, तीसरा के लिए लगेगा 25 सेकेंड, फोर्थ इंस्ट्रक्शन के लिए लगेगा 10 सेकेंड, फिफ्थ के लिए लगेगा 2 मिनट। तो टोटल कितना लगेगा ऐड करना है? ये टोटल टाइम बहुत हो जाएगा। अगर कब होगा? अगर मैं वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम करूंगा, मैंने पहले एक इंस्ट्रक्शन खत्म होगा, सब कुछ खत्म होना है, एफ आई डी एफओ ईएक्स, ये चार सब ऑपरेशन खत्म होगा, फिर मैं सेकेंड इंस्ट्रक्शन का चार ऐसे करके अगर शुरू करूंगा तो जिंदगी लग जाएगा। सो दैट इज इन दैट वे वी डू नॉट डू इट। तो हम क्या करते हैं, जैसे उस दिन दिखाया था लास्ट दिन, हम पार्ट पार्ट करके करते हैं। मैंने पहले इंस्ट्रक्शन को एक पार्ट एक फेज में होता रहता है, सेकेंड इंस्ट्रक्शन के एक पार्ट एक फेज में होता है। एट ए टाइम कॉन्करेंटली डिफाइंड इंस्ट्रक्शन का डिफरेंट सब ऑपरेशन अपना अपना टाइम फ्रेम में चलता रहता है। इसीलिए काम जल्दी होता है, इसीलिए काम जल्दी होता है, और कोई रास्ता नहीं है जल्दी करने का। सो दैट इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। दूसरा जो चीज है वो है एरिथमेटिक पाइपलाइनिंग। वो होता है एएलयू में। तो एएलयू कौन सा काम करता है? एएलयू करता है इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, डीए मतलब डिकोडिंग। डिकोडिंग का काम एएलयू नहीं करता, डिकोडिंग इज डन बाय कंट्रोल यूनिट। इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन हमने देखा था। इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, उसमें भी एडिशन करना पड़ता है। इफेक्टिव एड्रेस में एक बेस एड्रेस चाहिए, उसके साथ एक टारगेट एड्रेस, दोनों मिला के इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है। तो अल्टीमेटली इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन में क्या करना पड़ता है? एडिशन करना पड़ता है। तो इफेक्टिव एड्रेस के समय में भी मुझे एएलयू का सहारा लेना पड़ेगा। सो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में दो पार्ट में अरिथमेटिक एएलयू का काम होता है। वन, ड्यूरिंग द इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन ALU is needed. Another is execution. अगर एग्जीक्यूशन कोई अरिथमेटिक एग्जीक्यूशन है, मतलब अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन और शिफ्टिंग, इसी में से कोई एक तरीके का अगर ऑपरेशन है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे ALU में जाना ही पड़ेगा। आई हैव नो अदर वे, इट्स मैंडेटरी। दैट मींस इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में भी ALU का बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। मैं फ्लो चार्ट डिटेल में नहीं बोलूंगा, जस्ट में अरिथमेटिक्स पाइपलाइनिंग होता कैसे है, मैं जस्ट एक हल्का सा आइडिया देने का कोशिश करूंगा, नॉट इन डिटेल। अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग कैसे होता है, ठीक है, मैं दिखा देता हूं हल्का सा। मोटा मोटी ट्राई करो समझने के लिए कि क्या हो रहा है। तो मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूं, सपोज मेरे पास दो नंबर है, अच्छे से समझना पड़ेगा। आई हैव टू नंबर, वन इज x 0.9504 10 to the power 3 है? तो तुम पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों लिखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ वे। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास एक नंबर है
9504। तो तुमको क्या लगता है जब हम स्कैनएफ लिखते हैं और एक नंबर को कीबोर्ड से एंटर करते हैं, सपोज तुमने कीबोर्ड से 5 एंटर किया, तुमको क्या लगता है कि 5 को ही कंप्यूटर लेता है या कुछ और? एनी आइडिया? तुम जो नंबर इनपुट देते हो क्या वो वही नंबर उसी तरीके से कंप्यूटर रीड करता है? नहीं, कभी नहीं। तो ये चीज दिमाग में डाल के रखो। क्या बोला मैंने? तुम जो भी नंबर इनपुट करते हो कीबोर्ड से या जैसे भी इनपुट करते हो, वो नंबर उसी तरीके से कंप्यूटर मतलब सीपीयू उसी तरीके से उसको एक्सेस नहीं करता है। ऐसे करता है, हर एक नंबर को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। सो दिस इज डिफरेंट इश्यू। जस्ट मैं बोल के रखता हूँ, कोई भी नंबर तुम जो देते हो इनपुट नंबर, दैट इज फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड। कौन सा नियम के हिसाब से? IEEE 754, ये सर्च करके देखना गूगल में। सो IEEE 754 इज द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। इसी प्रोसेस में लिखा है, ये एक रूल जैसा है, इसमें लिखा है कि एक नंबर को कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो टेक्निकली जो स्टैंडर्डाइजेशन का रूल है, बेसिक रूल इज, कोई भी नंबर को हम नॉर्मली जैसे 9504 इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। सो दिस नंबर हैज टू बी रिटन लाइक दिस। Always you have to write the number in this form, 0.9504. Getting my point? All the numbers should be written like this. Okay, you are getting my point? तो कोई भी नंबर को इसी तरीके से लिखने का मतलब क्या है कि, तो सपोज इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है कि इस नंबर को 4 घर लेफ्ट में लाने का मतलब क्या है? तुम 10,000 से इसको डिवाइड किए हो। इफ यू डिवाइड द नंबर बाय 10,000, सिमिलरिटी रखने के लिए ऊपर नीचे 10,000 से मल्टीप्लाई करो, मैंने साइड में भी 10,000 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 10,000 से मल्टीप्लाई करो, तो बात एक ही हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। समझ में आया? ऊपर नीचे 10,000 से मल्टीप्लाई करो, तो 10,000 से डिवाइड करने से क्या होगा? 0.9504 इंटू ऊपर का 10,000 तो ऐसे ही रह जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज व्हाट, उसको हम ऐसे लिखते हैं 10 to the power 4। Clear? You are getting my point? This is the concept. This is the concept. ठीक है? This is the concept. Suppose you have another number 101, simple 101, एक नंबर है, डेसिमल नंबर। उसको कैसे लिखना है? तुमको उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और 1000 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो नंबर का वैल्यू सेम रहेगा। तो 1000 से डिवाइड करने से क्या आएगा? 0.101, लेकिन साइड वाला 1000 तो रहेगा। 1000 का मतलब है 10 to the power 3। तो कोई भी नंबर को हम नॉर्मली इसी तरीके से पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। सीपीयू फर्स्ट कन्वर्ट्स इट, नॉट सीपीयू, एक्चुअली एएलयू अरिथमेटिक का काम कर रहा है। सीपीयू के अंदर में सब कुछ होता है, सीपीयू का कौन सा पार्ट करता है ये काम? एएलयू डज दिस। कोई भी नंबर को हम देते हैं, वो हम होल नंबर दे या फिर फ्रैक्शनल। सपोज तुम देते हो 25.04, इसी को भी हम इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसी को भी लिखना पड़ेगा 0.2504। 0.25 कैसे आया? मतलब तुमने इसको 100 से डिवाइड किया है, ठीक है? 100 से डिवाइड किया, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 100 मतलब 10 to the power 2। गेटिंग द पॉइंट? तो इसी तरीके से एनी नंबर वी इनपुट इन द कंप्यूटर, ALU फर्स्ट कन्वर्ट इनटू दिस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। उसके ये तो हमने डेसिमल में लिखा है, कंप्यूटर तो डेसिमल में नहीं लिखता है ना, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके उसके बाद ऑपरेशन होता है। तो हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने से जो वैल्यू आएगा वही तुमको लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द सिंपल वे ऑफ कैसे स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। कोई भी नंबर है उसको ऐसे करके डिवाइड करना पड़ेगा कि उसका जो डेसिमल पॉइंट एकदम सामने आ जाए। मतलब डेसिमल पॉइंट का राइट साइड में, डेसिमल पॉइंट का राइट साइड में कोई एक नंबर होना पड़ेगा, कोई एक डिजिट होना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0.02 ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। डेसिमल के राइट साइड में जो पहला डिजिट आएगा, इट मस्ट बी ए नॉन जीरो वैल्यू। डेसिमल के राइट साइड में जीरो नहीं हो सकता है,
जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी डिजिट हो सकता है 1 से 9 के बीच में। ओके क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसी को स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। इसका मेन जो प्रोसेस है वो IEEE 754 फॉर्मेट में लिखा है। Done. That is different thing. Standardization. Suppose हमारे पास दो नंबर था, उस नंबर को हमने ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज कर दिया है, और नॉर्मलाइज भी बोलते हैं, कभी कभी नॉर्मलाइजेशन भी बोल सकते हैं, की बात है, एक ही चीज है। नॉर्मलाइजेशन भी बोल सकते हैं उसको, बोथ वर्ड्स आर साइमल्टेनियसली यूज्ड। तो नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन भी उसी को बोलते हैं कि जो मैंने दिखाया। तो ये जो हमने स्टैंडर्डाइज किया नंबर को, ये नॉर्मलाइज किया, सपोज हमारे पास दो नंबर था, उसको मैंने नॉर्मलाइज कर दिया है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नंबर कुछ देखने में ऐसा हुआ। ये क्या है? ये जो एक हमने लिखा है, दिस इज अ नंबर विच इज रिटन आफ्टर द स्टैंडर्डाइजेशन। तो पहले एक वैल्यू था, उसको ये नॉर्मलाइज करने के बाद ये आया है। तो नॉर्मलाइज करने के बाद ऑपरेशन स्टार्ट होता है, शुरू से नहीं होता है। जैसे मैंने 5 और 7 दिया, उसी को ऐड नहीं करेगा, पहले 5 को 0.5 इंटू 10 इंटू 10 लिखेगा, समझ में आया? सिमिलरली 7 को भी 0.7 इंटू 10 लिखेगा, 0.7 इंटू 10 लिखेगा। क्लियर? 0.7 इंटू 10। इसका मतलब क्या है? ये पहले क्या था? 950.4 था शुरू में। तो शुरू में जो भी नंबर था 950 950.4, उसको हमने इस तरीके से लिखा है जबरदस्ती। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें लिखने के बाद ऑपरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये लिख लिया। सिमिलरली सपोज y इज ए नंबर विच इज स्टैंडर्डाइज्ड इन दिस वे, 8200 इंटू 10 ठीक है। इसका मतलब ये पहले क्या था? 82 था। 82 को हमने 100 से डिवाइड किया है और 100 से मल्टीप्लाई किया। डिवाइड करने से क्या आएगा? 0.82। 100 का मतलब क्या है? 10⁻²। गेटिंग माई पॉइंट? शुरू में ये था 950.4, दूसरा नंबर था 82। उसको हमने नॉर्मलाइज करने के बाद ऐसा लिखना है। हमेशा नॉर्मलाइज के बाद ही तुमको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखने से कैलकुलेट
क्या करना है, पहले कंपैरिजन, इफ सेम और नॉट, इफ डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो उसको कंपेयर करना ही पड़ेगा। डिफरेंट अगर है तो एक छोटा एक बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा उसी के बेसिस में रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस एग्जांपल में 3 के ऊपर रिजल्ट आएगा, 3 के रेस्पेक्ट में। स्टेप नंबर 3 क्या करना पड़ा है, डिफरेंस करना है, डिफरेंस ऑफ द एक्सपोनेंट। तो एक का वैल्यू है 3, दूसरा का वैल्यू है 2, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा एक्सपोनेंट में, 1। तो ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूं, दिस इज ट्रू, दिस इज यूनिवर्सली ट्रूथ फॉर ऑल ऑपरेशन। इसी तरीके से किया जाता है एलयू के अंदर में। फिर तुमको एक्सपोनेंट का डिफरेंस निकालना पड़ता है, 3 माइनस 2 1 हो गया। जो भी होता है, अगर डिफरेंस है तो ये होना है, ठीक है। इफ डिफरेंट, अगर सेम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट तुमने जो बोला वही, लेकिन सेम मैक्सिमम टाइम सेम नहीं होगा। तो डिफरेंट फाइंड करना है, क्लियर। तो मुझे डिफरेंट फाइंड कर लिया कि 1 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो फिर मुझे क्या करना है, तो मुझे ये भी पता चला कि व्हिच इज स्मॉलर वैल्यू, मतलब किसका एक्सपोनेंट, छोटा वाला एक्सपोनेंट किसका है, छोटा वाला एक्सपोनेंट है y का, y हैज एक्सपोनेंट वैल्यू 2, मतलब y को मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, y को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म स्मॉलर एक्सपोनेंट टर्म, स्मॉलर एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। इन दिस केस कौन सा है स्मॉलर एक्सपोनेंट का वैल्यू, y का वैल्यू 10⁻² है टोटल y का वैल्यू। तो y को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्म का प्रोसेस दिखा देता हूं। ट्रांसफॉर्म का मतलब है तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको 10⁻² है ऑलरेडी y को, तो मुझे किसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, 10⁻³ में उसको ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि मैंने बोला था स्टेप नंबर 2 में लार्जर एक्सपोनेंट के हिसाब से तुमको सब कुछ काम करना है। तो y का एक्सपोनेंट वैल्यू है 2, इसको 3 में कन्वर्ट करना है। तो 3 के कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको, ये था ऑलरेडी, ये था y, इसको मुझे 10⁻² के जगह 10⁻³ करना है। तो क्या करूंगा मैं, इसको 10 से डिवाइड करूंगा, ऊपर नीचे 10 से, नीचे 10 से डिवाइड, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई। समझ में आया। तो क्या आएगा, डिवाइड करने से आएगा 0.08200, और यहाँ पे क्या आएगा 10⁻² इंटू 10, दैट इज 10⁻3। क्लियर। तो इस तरीके से नाउ सी y का जो एक्सपोनेंट है इट इज सेम एज x एक्सपोनेंट। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, जानबूझ के करना पड़ेगा, ठीक है। जितना एक्सपोनेंट का डिफरेंस है, एक्सपोनेंट का डिफरेंस कितना था 1, तो 1 के बाद उतना शून्य लगाना पड़ेगा, जितना डिफरेंस है उतना 0 लगाना पड़ेगा 1 के बाद, उतना लगा के डिवाइड, उतना से मल्टीप्लाई। तो करके हमने देखो अभी x और y को हमने एक्सपोनेंट का वैल्यू सेम कर दिया है। देखा, x का वैल्यू है 10⁻³ into something, y is also something into 10⁻³। so now both are in same exponent value। 4 नंबर स्टेप के बाद 5 नंबर स्टेप में क्या है, now you perform the addition, perform the operation। तो ऑपरेशन का वैल्यू एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन करो, सिंपल एडिशन करो। तो x एंड y दोनों का सेम ही है, x का वैल्यू है 0.9504 10⁻³ y का वैल्यू है 0.08200 into 10⁻³। Now you perform the addition। एडिशन करने से क्या होगा, एक्सपोनेंट टर्म को हमको टच नहीं करना है, एक्सपोनेंट टर्म क्योंकि दोनों में कॉमन है, यू कीप इट असाइड। बाकी पार्ट को, मैंटिसा पार्ट को जस्ट एडिशन करो। तो मैंटिसा पार्ट को एडिशन करने में तुम्हारा वैल्यू आएगा 1.0324। ओके, सो दिस इज योर आंसर। आफ्टर स्टेप नंबर 5 तुमको आंसर मिल गया। समझ में आया कैसे हुआ हमने। बट रिमेंबर दिस नंबर इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। ये जो रिजल्ट हमको मिला है, दिस रिजल्ट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। रिजल्ट मस्ट बी, रिजल्ट इज नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ये नॉर्मलाइज नहीं है। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 आ रहा है। एंड दूसरा रीजन क्या है, डेसिमल का लेफ्ट में 1 है। डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट में कभी भी सिर्फ 0 रह सकता है।
नॉर्मलाइजेशन नंबर उसी को बोलते हैं जिस नंबर पे डेसिमल का लेफ्ट में सिर्फ 0 रहेगा और डेसिमल का राइट में नॉन जीरो वैल्यू रहेगा। क्लियर मैंने क्या बोला? इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। डेसिमल का लेफ्ट में ओनली 0, डेसिमल के राइट में, जस्ट राइट में क्या रहेगा? नॉन जीरो वैल्यू। तो यहाँ पे लेफ्ट में 0 नहीं है डेसिमल का लेफ्ट में, सो इट इज नॉट ए नॉर्मलाइज्ड नंबर। इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइज कैसे करना है इस रिजल्ट को? सिंपल, मुझे डेसिमल को 1 पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। इफ यू डिवाइड द रिजल्ट बाय 10 तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, एक रूम लेफ्ट में जाएगा। सो इफ यू डिवाइड इट बाय 10 तो तुमको सेम रखने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, है ना? डिवाइड बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। डिवाइड कर रहा हूँ 10 से तो क्या आएगा? 1 डेसिमल पॉइंट 1 लेफ्ट चला गया, और मल्टीप्लाई भी 10 करना है तो 10 टू द पावर 3 उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा, 10 टू द पावर 4। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। Getting my point? Okay, so this is your final result. See, this final result is normalized. क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट में 0 है और राइट में नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। I hope it is clear now to everyone कि how this arithmetic operation is done. मैंने छोटा सा एग्जांपल करके दिखा दिया है। तो तुम सोच सकते हो कि तुम जस्ट सी प्रोग्राम में 5 और 7 डाल दिया और रिजल्ट 12 तुमको दिखाता है, 12 और तुम देते हो 5 7। अंदर में क्या होता है? अंदर में ये सब चीज होता रहता है। माने एडिशन तो होता ही है, लेकिन एडिशन से पहले ये मेकअप करते हैं ना लड़कियां, कुछ लड़का भी करता है। तो दिस इज सम काइंड ऑफ मेकअप, माने झूठ मूठ का ये करना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द सिचुएशन। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। तो मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसको मैं इस पार्ट को यहाँ पे छोड़ रहा हूं। तो ये जस्ट तुमको टच करके दिखाया हूं कि क्या तुमको पहले एक्सपोनेंट का जो टर्म है उसको तुमको पहले कंपेयर करना पड़ेगा। अगर सेम है तो डायरेक्टली ऑपरेशन करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर डिफरेंट है, डिफरेंट ही होता है मैक्सिमम टाइम, तो क्या करना है? डिफरेंट होने पे जो लार्जर वैल्यू उसको पॉइंट आउट करो और फिर लार्जर से छोटा एक्सपोनेंट को सबट्रैक्ट करो। ठीक है, तो फिर देखो कि कौन सा वैल्यू, दोनों में से कौन सा वैल्यू का छोटा एक्सपोनेंट है। जिसका वैल्यू छोटा एक्सपोनेंट है उसको तुमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, सो दैट उसका जो एक्सपोनेंट टर्म बड़ा वाला का समान हो जाए। कि छोटा वाला का एक्सपोनेंट टर्म है 2, उसको मुझे ट्रांसफॉर्म करके बड़ा वाला वैल्यू का एक्सपोनेंट टर्म का सेम करना है। 10 टू द पावर 2 शुड बी कन्वर्टेड इनटू 10 टू द पावर 3, जैसे भी हो। तो हमने करके दिखाया, 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट करने के बाद नाउ बोथ द वैल्यूज हैव सेम एक्सपोनेंट आफ्टर स्टेप नंबर 4। एक्स वाई दोनों का एक्सपोनेंट वैल्यू सेम है, 3 3। देन यू जस्ट परफॉर्म दैट सिंपल एडिशन। एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें चेक करना पड़ेगा कि रिजल्ट नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? उसको नॉर्मलाइज करना है, जैसे मैंने दिखाया है। ओके, एंड दैट इज योर फाइनल। So I hope it is clear to you all. ठीक है, तो दिस इज द अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग प्रोसेस। मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जस्ट मैं दिखा रहा हूं कि एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए, जैसे ये वाला एग्जाम ऑपरेशन करने के लिए कितना स्टेप करना पड़ रहा है मुझे? 1 2 6 स्टेप करना पड़ेगा सिंपल एडिशन करने के लिए। तो अगर तुम बोलोगे सर मुझे पहला स्टेप तक वेट करना है, तो तुम बोलोगे मुझे पहला स्टेप वेट करूंगा, जब तक लाएगा, फिर दूसरा स्टेप करूंगा, फिर तीसरा। तो तुम अगर एक स्टेप के लिए जिंदगी भर वेट करोगे तो ये तुम्हारे एडिशन करने के लिए 2 मिनट लग जाएगा, तो खत्म। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी कैनॉट वेट फॉर 1 स्टेप टू गेट टोटली कंप्लीटेड। तो हम क्या करते हैं, इसको सेगमेंट की तरह करते हैं, वो मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं। इफ यू वांट टू लर्न यू जस्ट ओपन द बुक एंड ट्राई टू लर्न बाय योरसेल्फ, वो दूसरा एरिया में है। मैं जस्ट इतना करने का कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे भी देखो तुम्हारा देयर आर सम स्टेप्स, और इस स्टेप को सीरियली करना है। दीज आर आल्सो सीक्वेंशियल स्टेप, एक के बाद ही होना है ना? कोई एक स्टेप ना करने से दूसरा स्टेप काम नहीं होगा, है ना? तो सिमिलरली दिस पर्टिकुलर स्टेप्स एज दे आर सीक्वेंशियल,
इसमें अगर मैं एक के ऊपर दूसरा को वेट करता रहूंगा कि एक नंबर होगा उसके बाद ही दो करूंगा तो तुम्हारा बहुत टाइम लग जाएगा। सो इंस्टेड क्या करते हैं, एक नंबर स्टेप को थोड़ा करने के बाद दो करते हैं, दो का थोड़ा करने से तीन, जैसे पाइपलाइनिंग में होता है। तो इसी प्रोसेस को हम पाइपलाइनिंग के थ्रू चलाते हैं सो दैट द होल प्रोसेस इज बिकम फास्टर। गेटिंग माय पॉइंट? जहां पे भी तुमको ऐसा सीक्वेंशियल चीज मिलेगा, सीक्वेंस एक के बाद एक, उसी को पाइपलाइनिंग के जरिए करना है, अदरवाइज तुमको जिंदगी लग जाएगा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे छोड़ दिया। नाउ आई एम गोइंग टू मेन टॉपिक दैट इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। अच्छा, अरिथमेटिक पाइपलाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू, लेकिन अरिथमेटिक पाइपलाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज योर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, क्योंकि अरिथमेटिक्स ऑपरेशन आर लेसर इन नंबर देन द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन करने के लिए जितना झमेला करना पड़ता है, अरिथमेटिक में उतना झमेला नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल, बट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को मैं डिटेल में दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का तुम लोग ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। जैसे हमको पता है कि कोई भी प्रोसेस जो सीक्वेंशियल है, मतलब स्टेप एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, any sequential process can be converted into pipeline। सीक्वेंशियल को पाइपलाइन करने से क्या होगा, मेरा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा प्रोसेस, लेसर टाइम में खत्म करेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ेगा सिस्टम का। तो तुमको अभी जो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, दैट इज वेरी फेमस एग्जांपल एंड इट इज कॉल्ड 4 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। इज वेरी फेमस एग्जांपल, 4 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। नाम से पता चल रहा है कि तुमको इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के ऊपर काम करना है, और कितना सेगमेंट है तुम्हारे पास अभी, 4 सेगमेंट्स, नाम से पता चल रहा है 4 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। देखते हैं क्या है स्टोरी 4 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इसका मतलब सिंपल भाषा में, मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको मुझे 4 सेगमेंट में डिवाइड करना है, यही तो मतलब हुआ। इंग्लिश तो वही बोल रहा है कि मुझे इंस्ट्रक्शन को 4 सेगमेंट में करना है। चलो करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला जो काम हम करते हैं इंस्ट्रक्शन में, व्हाट वी डू फर्स्ट, व्हाट वी डू फर्स्ट, एकदम शुरू में क्या करते हैं, वी फेच, है ना, वी फेच द इंस्ट्रक्शन। वी फेच इंस्ट्रक्शन कहां से, फ्रॉम मेमोरी, है ना, प्राइमरी मेमोरी से हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, है ना। सबसे पहला का काम वही होता है, दैट इज FI। शॉर्ट में है FI लिखता हूं, शॉर्ट में, ना लिखने से भी चलेगा। आफ्टर यू फेच इट, फेच करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, आफ्टर यू फेच द इंस्ट्रक्शन, व्हाट यू डू, यू डिकोड इट। इंस्ट्रक्शन को बैठा नहीं रहना है, डिकोड करना है। डिकोड इंस्ट्रक्शन किसकी हेल्प से करना है, कंट्रोल यूनिट के हेल्प से करना है। और कौन सा रजिस्टर इसको हेल्प करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। दोनों रजिस्टर की मदद से हम डिकोडिंग करते हैं, और डिकोडर का सर्किट हमारे पास अवेलेबल सामने पड़ा है। सो डिकोडिंग, फेच करने के बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना पड़ता है। एंड खाली डिकोड करने से नहीं होगा, डिकोडिंग का समय अगर पता चले कि इस इंस्ट्रक्शन में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मतलब इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि दिस इज नॉट मैंडेटरी स्टेप। इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन हमेशा होता है, गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट एक्सेसिंग है तो इफेक्टिव एड्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, सो सेकंड स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 1, FI, fetch instruction from memory. Segment number 2, decode instruction and calculate effective address. इसको मैं लिखता हूँ DA, decode and calculate effective address. Step number 3, उससे पहले मुझे एक चीज करना पड़ेगा, या अगर मेरा इंस्ट्रक्शन सीरियली रीड कर रहा है, जैसे मेरा प्रोग्राम है, मैंने 4-5-6 लाइन लिखा है प्रोग्राम, तो एक के बाद एक रीड करना है, या फिर मुझे इफ एल्स है, फॉर लूप हो सकता है, फंक्शन कॉलिंग हो सकता है। इसका मतलब मुझे जंप करना पड़ेगा, फंक्शन कॉलिंग या फॉर लूप, इफ एल्स, इसका मतलब मुझे जंप करना है। जंपिंग मतलब ब्रांच ऑपरेशन, ब्रांच करना है। तो ब्रांच करने के समय ब्रांचिंग 2 तरीके से हो सकता है,
कंडीशनल, जैसे इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, ये सब कंडीशनल होता है। एक चीज हो कंडीशन के बाद ही हम लूप में घुसते हैं, है ना। या फिर स्विच केस, ये सभी जो चीजें सब ब्रांचिंग ऑपरेशन, कंडीशनल। अनकंडीशनल भी हो सकता है, प्रिंटफ, सिंपल प्रिंटफ लिखा, नॉर्मल लिखा, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, सिंपल प्रिंटफ लिखा, तो ये फंक्शन कॉल ऐसे ही हुआ, कोई कंडीशन नहीं लगता है, सिंपल फंक्शन कॉल। दैट मींस तुम्हारा प्रोग्राम से दूसरा प्रोग्राम में जंप कर रहे हो जहां पे प्रिंटफ लिखा है। गेटिंग माय पॉइंट? जो ब्रांच ऑपरेशन है या नहीं वो भी तो पता करना पड़ेगा कि ब्रांचिंग है। नॉर्मली होने से कोई टेंशन नहीं है, सबसे आसान, लेकिन ब्रांच होने से तुमको जंप करना पड़ेगा दूसरा जगह में, उसका काम खत्म करना पड़ेगा, वापस जहां से जंप किया था उसका नेक्स्ट लोकेशन में आना है, रिटर्न। समझ में आया? तो जहां पे जंप करना है उसको हम बोलते हैं कॉलिंग, रिटर्न होके वापस मुझे कहाँ आना है, जहां पे कॉल किया था उसका नेक्स्ट लाइन में आना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांच चाहिए, हमेशा चाहिए। तो नॉर्मल तो फंक्शन नहीं है, लेकिन ब्रांच भी तो हो सकता है। मुझे चेक करना है कि ब्रांच है या नहीं। अगर नो ब्रांच, ब्रांचिंग है, नो क्वेश्चन मार्क। अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं है उसका मतलब तो आसान है, डायरेक्टली फेच किया, डिकोड किया, फिर मैं क्या करूंगा, ऑपरेंड फेच करो। समझा था? ऐड 5,7, तो 5,7 कहाँ है? ये भी तो मेमोरी में है, मेमोरी से लाना पड़ेगा ना एलयू में, उसके बाद ही तो तुम इसका ऑपरेशन करोगे। फेच ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी, किया, इसको मैं बोलता हूँ एफओ। और लास्ट स्टेप, सेगमेंट नंबर 4, 1 2 3 4 सेगमेंट है, लास्ट में है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, इसको मैं बोलता है EX। So these are my 4 segments, segment number 1 2 3 4। यह है 4 सेगमेंट होता है नॉर्मल इंस्ट्रक्शन का। लेकिन अगर ब्रांचिंग नहीं हुआ तो ऐसा होगा डायरेक्टली, लेकिन ब्रांच हुआ तो भी तो हो सकता है। अगर ब्रांच हुआ तो मुझे आफ्टर DA, FI DA सभी इंस्ट्रक्शन में मैंडेटरी है, ये होता ही होगा, गारंटी। लेकिन डिकोडिंग के बाद ब्रांचिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं हुआ तो वेरी गुड, लकी। बट ब्रांचिंग हुआ तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ब्रांचिंग होने का मतलब क्या? तुम जिस लाइन पे हो अभी, वहां से मुझे दूसरा जगह जंप करना पड़ रहा है या नहीं? सपोज तुम लाइन नंबर 5,000 में रीड कर रहे हो, दिस इज द इंस्ट्रक्शन लाइन 5,000 नंबर, तो यहाँ पे तुमको लिखा है प्रिंटफ। तो प्रिंटफ क्या है? इट इज अ सेपरेट फंक्शन। ये stdio.h हेडर फाइल में है। हेडर फाइल कहाँ है? तुम्हारा मेन मेमोरी था, मेन मेमोरी में है। लेकिन क्योंकि तुमने शुरू में इंक्लूड किया है, stdio.h को इंक्लूड किया है, इसका मतलब वो वाला जो हार्ड डिस्क में था, दैट इज नाउ इनसाइड इन योर मेन मेमोरी के अंदर में है। stdio.h तुमने रखा है, वो stdio.h में बहुत सारा फाइल है, हजार फाइल है। तो उसमें से कौन सा फाइल में जाना है? प्रिंटफ। तो प्रिंटफ का लाइन सपोज मेन मेमोरी में है 10,000 नंबर लोकेशन, 10,000 से लेके 10,100 तक है उसका लोकेशन। इसी कारण में प्रिंटफ फंक्शन को डिफाइन किया गया। तुमको 10,000 लोकेशन में जंप करना पड़ेगा, है ना? समझ में आया? यू हैव टू गो टू दी 10,000 लोकेशन डायरेक्टली। कैसे जाओगे 10,000 लोकेशन में? जिस लोकेशन में जाओगे वहां पे एग्जीक्यूट होना, वहां से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो दिस एड्रेस हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में तुमको लोड करना पड़ेगा 10,000। प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस रहता है, उसी एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन माने प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करना है? अगर तुमको जंपिंग करना है, तुम जंप का मतलब यस, डिकोडिंग के बाद अगर पता चला कि मुझे जंप करना है, इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको पीसी को अपडेट करना है, अपडेट प्रोग्राम काउंटर। क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में जैसे मैंने बोला उस लोकेशन को सेट करना है जिस लोकेशन में तुमको जंप करना है। ठीक है, हो गया। आफ्टर यू जंप इट, जंप करने के बाद क्या करोगे? तुमने तो जंप करके चले आए, माने इस प्रोसेस में चल रहा था, सडनली दूसरा जगह जंप किया। जंप कर रहे हो, जहां पे जंप किया उस प्रिंटफ को, प्रोग्राम को पूरा रीड करना पड़ेगा। वो तो प्रोग्राम काउंटर में तुमने लोड कर दिया, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम अभी 10,000 से चलता रहेगा। जब प्रिंटफ खत्म हो जाएगा, 10,100 नंबर लाइन पे जब खत्म हो जाएगा, तो वापस तुमको कहाँ आना है? लौट के 5,000 से तुमने स्टार्ट किया था, तो 5,001 नंबर लाइन पे लौट के आना पड़ेगा ना, रिटर्न होना पड़ेगा। रिटर्न तो होना ही है जिंदगी में,
यू हैव टू रिटर्न बैक द नेक्स्ट एड्रेस जहां से तुमने कॉल किया, है ना। तो दैट मींस अपडेट पीसी, पीसी में ऑटोमेटिकली पता चल जाता है अब तुम व्हेन यू आर एट द एंड ऑफ द सब रूटीन, और प्रिंटफ फंक्शन बोलते हैं दैट इज सब रूटीन। जब तुम प्रिंटफ सब रूटीन का लास्ट में पहुंच जाओगे, एंड ऑफ द सब रूटीन, it will automatically understand that we are at the end and it will automatically return to this location. कहाँ पे, जहां से स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट। so that means location and next address location, this has to be stored somewhere else. किसी एक लोकेशन पे या रजिस्टर में इसको स्टोर रखना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ पे जंप करना है, कहाँ पे रिटर्न होना है, कैसे पता चलेगा। तो दिस हैज टू बी स्टोर्ड समवेयर, ठीक है। तो उसको ये जगह से जंप करने के बाद वापस तुमको प्रोसेसिंग उस नेक्स्ट लोकेशन से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसका मतलब पाइप को तुमको अभी छोड़ देना है, एम्प्टी पाइप करने के बाद वापस तुमको जाना पड़ेगा, कहां से शुरू करना है, नेक्स्ट लाइन फेच इंस्ट्रक्शन करना है। वापस फेच इंस्ट्रक्शन मतलब नेक्स्ट लाइन का मुझे फिर से फेच करना पड़ेगा। ये सुन लो, गेटिंग माय पॉइंट। तुमने ये इसका तो ये वाला प्रिंटफ का तो खत्म कर दिया है, पूरा प्रोसेसिंग डन। आफ्टर प्रिंटफ कॉलिंग इज डन, तो तुमको वापस आना है 5001 लोकेशन। आके क्या करोगे, वहां पे तो दूसरा इंस्ट्रक्शन वेट कर रहा है, उसको फिर से फेच करना पड़ेगा मेमोरी से, एंड देन यू हैव टू गो एज वी। क्लियरली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। So this is the way you have to follow. This is the 4 segment CPU pipeline. Segment number 1, 2, 3, 4. These are 4 segment. Branching होगा तो अलग होगा, otherwise it is straightforward. Now there is another concept it can also happen, that is the execute. Suppose तुमने normally प्रोसेस चल रहा है और 4 सेगमेंट तुमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद सपोज इंटरप्ट आया है। इंटरप्ट भी हो सकता है ना, सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। अगर इंटरप्ट आया तो क्या करोगे, इंटरप्ट आने से भी तुमको इंटरप्ट हैंडलर में देना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं, सपोज तुमने एक इनफाइनाइट लूप चला दिया है, समझ में आया। तुमने सपोज ऐसा प्रोग्राम लिखा फॉर, ठीक है, नॉट लाइक दिस, सपोज आई एम राइटिंग अच्छा वाला while 1, ऐसे करके एक प्रोग्राम चलाया है, प्रिंट बोल के समथिंग। ये जब प्रोग्राम चलेगा तो इनफाइनाइट लूप है, चलता ही रहेगा जिंदगी भर, जब तक तुम्हारा मेमोरी का स्टैक फिलअप नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चलेगा। तो ये प्रोसेस जब चल रहा है तो तुम्हारा प्रिंट स्क्रीन में आ ही रहा है, बंद नहीं होता है ना। तो बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है, तुमको ऑल कंट्रोल डेल या फिर ऐसा कुछ फंक्शन, जबरदस्ती तुमको कोई इंटरप्ट डाल के वहां से तुमको बाहर निकलना पड़ता है ना। कंट्रोल एक्स ऑल्ट एफ कुछ भी प्रेस करके तुमको उस आउटपुट से निकालना होता है। तो दैट इज व्हाट, सपोज ऐसा चल रहा है, मतलब क्या, एग्जीक्यूशन हो रहा था, तुम्हारा इनफाइनाइट लूप है, तुम्हारा स्क्रीन में डेटा आ ही रहा है, प्रिंट हो ही रहा है, तुमको उससे बाहर निकालना है। दैट मींस यू आर इन एग्जीक्यूशन स्टेट, लास्ट स्टेट में, लेकिन तुम्हारा चल ही रहा है, तुम निकल नहीं पा रहे हो, बट इवन देन तुम मैनुअली इंटरप्ट करने का कोशिश कर रहे हो। इंटरप्ट करने का मतलब क्या, तुम उस प्रोसेस से निकलना चाहते है ना। तो इंटरप्ट हैंडलर होता है, मैं उस सब छोड़ देता हूँ अभी, ये सब अलग पार्ट है। इंटरप्ट हैंडलर बोल के मॉड्यूल होता है, सो दैट टेक्स द कंट्रोल एंड ऑटोमेटिकली इंटरप्ट होने के बाद तुम प्रोसेस को, क्या तुम ऑल्ट कंट्रोल डेल बोलने से क्या आता है, टास्क मैनेजर खोलता है हमारा। या तुम टास्क मैनेजर खोलना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो, कुछ ना कुछ तो करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो सब कुछ के लिए ऑलरेडी हमारे पास रेडीमेड सब रूटीन लिखा है, प्रोग्राम इट इज रिटन, ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा है। तो तुम जिस तरीके का इंटरप्ट प्रेस करोगे, अगर तुम ऑल्ट कंट्रोल डेल प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको टास्क मैनेजर खुलेगा, ठीक है। तो टास्क मैनेजर मतलब क्या, सीपीयू को पता चलता है कि ये तीनों बटन प्रेस करने से ये वाला इंटरप्ट खोलो, तो दिस इज इंटरप्ट हैंडलर। तो एक प्रोग्राम ऑलरेडी रेडीमेड है अवेलेबल, तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर इंटरप्ट को एक्टिवेट करता है। और इंटरप्ट एक्टिवेट करने का मतलब क्या है, तुमको टास्क मैनेजर खोलना है, तो टास्क मैनेजर क्या है, प्रोग्राम है। तो टास्क मैनेजर प्रोग्राम मेमोरी में ही होगा, आसमान में नहीं होगा। सपोज टास्क मैनेजर का प्रोग्राम का मेमोरी में लोकेशन है 20,000 लोकेशन में टास्क मैनेजर तुमने ऑलरेडी लोडेड है, तो ये यहाँ पे अपडेट पीसी करेगा, फिर अपडेट पीसी में क्या करेगा, 20,000 लोकेशन डालेगा। समझ में आया। तो तभी प्रोग्राम काउंटर में 20,000 लोकेशन आने का मतलब है
प्रोग्राम काउंटर में जो वैल्यू डालोगे वो उधर ही चला जाएगा जंप करके, तो वो चला जाता है टास्क मैनेजर के पास ऑटोमेटिक। फिर टास्क मैनेजर खोल के तुम प्रोसेस बंद कर सकते हो कुछ भी। दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली। ऐसे ही होता है। तो अगर तुम इंटरप्ट हैंडलर के जरिए तुम कुछ करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन तुम इंटरप्ट नहीं करके अगर सिंपल प्रोसेस को एंड करना चाहते हो, मतलब तुम्हारा सपोज रिजल्ट ठीक ठाक आया है, सपोज तुमने सिंपल एक प्रोग्राम लिखा है और तुमने टर्बोसी में एक प्रोग्राम लिखा और एक ब्लैक स्क्रीन आया, मतलब कंपाइल होकर एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन तुम्हारा सक्सेसफुल हुआ है, कोई एरर नहीं है, लेकिन ब्लैक स्क्रीन से तुम बाहर कैसे निकलते हो? इंटर मारना पड़ता है या कुछ और दबाना, प्रेस करने के बाद ही तो वो एग्जीक्यूट मोड से तुम बाहर निकलते हो, है ना? ये सुन लो। तो वो दैट मीन्स यू हैव टू अगेन प्रेस सम बटन, तभी तुमको निकल सकते हो। दैट मीन्स यू आर प्रेसिंग इंटरप्ट, तुम इंटरप्ट कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो सिस्टम को उस काम करने में। सो दैट इज अ नॉर्मल इंटरप्ट, मतलब तुम नॉर्मल, ठीक है? या इंटरप्ट मैनुअली भी हो सकता है, तुम भी दे सकते हो, कंपाइलर भी दे सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एनीबॉडी कैन प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ इंटरप्ट। क्लियर? ये जो मैंने डायग्राम अभी बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है, दिस इज अ 4 सेगमेंट सीपीयू पाइपलाइनिंग का फ्लो चार्ट। वेरी इजी, कुछ नहीं है इसमें। नाउ विल सी वन एग्जांपल कि कैसे ये 4 सेगमेंट पाइपलाइनिंग एक्चुअली काम होता है। नाउ आई विल शो यू। तो मेरे पास 4 काम होना है, ठीक है? वन इज FI, DA, FO, EX। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि इतना लिखने का जगह नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक स्पेस टाइम डायग्राम का एक एग्जांपल देंगे। स्पेस टाइम बोला था उस दिन, स्पेस टाइम डायग्राम ऑफ पाइपलाइन। स्पेस टाइम डायग्राम में अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि ये जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है, इसी फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक पाइपलाइन बना के हम दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो सपोज तुम्हारे पास बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, सारे इंस्ट्रक्शंस आर देयर। तो मैं धीरे धीरे एक प्रोसेस शुरू करने का तैयारी कर रहा हूं। सो लेफ्ट में मैं ये इसको रख रहा हूं सो दैट इट कैन बी इजियर टू यू टू फॉलो द स्टेप्स। जितना हो सके अच्छे से करने का कोशिश कर रहा हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ही ध्यान से समझने का कोशिश करो कि क्या हो रहा है एक्चुअली, समझना है। कुछ स्टेप्स में तुमको बना के दूंगा और इसके एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। और तो दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। x एक्सिस में हमेशा टाइम होता है, y एक्सिस में सेगमेंट होता है या फिर इंस्ट्रक्शन, एक ही बात है। तो देयर आर मेनी इंस्ट्रक्शन। सपोज मैं पहले इंस्ट्रक्शन नंबर 1 चलाऊंगा। आई एम जस्ट शोइंग यू वन बाय वन। तो सपोज तुम्हारे पास एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम में तुम एक नंबर इंस्ट्रक्शन का जो लाइन है उसको रीड कर रहे हो, उसको चला रहे हो। तो सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अगर नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, इफ इट इज सपोज इट इज अ नॉर्मल, एक नंबर इंस्ट्रक्शन इज नॉर्मल। नॉर्मल इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है? पहले FI होगा या नहीं, पहले फेज होगा, फेज इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या होगा, डिकोड होगा। उसके बाद क्या होगा, FO होगा। उसके बाद क्या होगा, EX होगा। मेरे पास जगह कम है तो मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। FO होगा, EX होगा। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? सपोज एक नंबर एक इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे पास और वो एक नॉर्मल है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है, माने वो तो ब्रांच नहीं होगा तो क्या होगा, स्टेप बाय नॉर्मली फॉलो करेगा। फेचिंग, डिकोडिंग, ऑपरेंड, फेच, एग्जीक्यूशन, खत्म। ठीक है, इतना ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो मैं दिखा रहा हूं कि क्या क्या वैरायटी हो सकता है यहाँ पे, वही देखना है। मैं कुछ लाइंस बना के रखता हूं। ओके, दिस इज एनफ फॉर मी। तो मैंने क्या बोला तुम्हारे पास, दिस इज तो समझ में आया? सो एक नंबर इंस्ट्रक्शन का स्टेप 1 क्या होगा, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप, फेच इंस्ट्रक्शन।
एक नंबर इंस्ट्रक्शन का सेकेंड स्टेप क्या होगा? डिकोडिंग। थर्ड स्टेप क्या होगा? फेच ऑपरेंड। फोर्थ मतलब लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या होगा? एग्जीक्यूशन। तो मैंने ऊपर स्टेप नंबर लिख रहा हूँ, ऐसे करके मैं जस्ट सीरियली लिख रहा हूँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 चलता रहेगा। ओके, सो इंस्ट्रक्शन 1 है हमारे पास, और तुम एज्यूम करो, सोचो ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन माने इसमें कोई जंप नहीं है, तो क्या होगा? ये चार के चार सेगमेंट एक के बाद एक एग्जीक्यूट होगा। दिस आर ऑल सेगमेंट्स, FI DA FO EX, दिस आर ऑल सेगमेंट है। ये चार के बाद चार खत्म होगा। सपोज तुम्हारे पास एक सेकेंड इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर, ठीक है, जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन तुम्हारे पास है, सपोज दैट इज ऑल्सो ए नॉर्मल इंस्ट्रक्शन, एक नंबर जैसा था सेकेंड इंस्ट्रक्शन भी वैसा ही है, माने नॉर्मल, कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीरियली चलेगा। तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन कहां पे स्टार्ट होगा? स्टेप नंबर 2 पे। समझ में आया? जहां पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा उसका नेक्स्ट साइकिल में स्टार्ट होता है FI DA FO EX। ठीक है, चल रहा है, वेरी गुड, है ना? चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है, अनदर इंस्ट्रक्शन 3, बट ये जो इंस्ट्रक्शन है दिस इज अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। अभी आएगा मजा, क्या होगा अभी? नाउ दिस इज अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन का मतलब है एजे, देखो यहाँ पे FI DA तो होगा, पहले FI होगा फिर DA होगा, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। लेकिन DA के बाद क्या होगा? ये घूम के दूसरा जगह चला जाएगा, दूसरा रास्ता में निकल जाएगा, है ना? वही तो बोलता है चार्ट, अगर ब्रांच नहीं होगा तो स्टेप बाय स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्रांच होगा तो तुमको इस फ्लो को ब्रेक करके दूसरा फ्लो में जाना है। सो दैट आई विल शो यू कैसे होता है। सपोज 3 नंबर जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज ब्रांच। तो ब्रांच हो या जो भी हो, वो कहां पे शुरू कहां पे होगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। तो ये कहां पे शुरू होगा? ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट एट द स्टेप नंबर 3, है या नहीं? एक नंबर इंस्ट्रक्शन एक नंबर स्टेप में स्टार्ट होगा, 2 नंबर इंस्ट्रक्शन 2 नंबर से स्टार्ट होता है, एक स्टेप नेक्स्ट करके स्टार्ट होता है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। सिमिलरली ब्रांच 3 भी स्टार्टिंग होगा 3 नंबर पे नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? FI, तो FI अच्छे से सक्सेसफुली हो जाएगा, फिर आएगा DA, DA भी सक्सेसफुली हो जाएगा, ये दोनों सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन DA जब उसने डिकोड कर लिया ना, जब ये डिकोड स्टेज में है, डिकोड करने के बाद उसको पता चला, CPU को पता चला, अरे ये वाला इंस्ट्रक्शन तो दूसरा जगह में जंप करने के लिए बोल रहा है। जब उसको ये पता चलेगा, कब पता चलेगा? फेच के बाद पता नहीं चलेगा ना, ये पता चलेगा कब? आफ्टर डिकोडिंग स्टेप। डिकोड करने के बाद ही उसको पता चलेगा, अरे मुझे जंप करना है, मुझे जंप करना है। गेटिंग माय पॉइंट? जब तुमको जंप करना है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू फॉलो, रिमेंबर दिस। मैं अभी जो बात करने जा रहा हूं इसको दिमाग में डाल के रखो, ये अगर उल्टा पलटा समझ गए तो मुश्किल पड़ जाएगा। समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा हूं बहुत ही अच्छे से सुनो। स्टेप नंबर 3 में मैंने स्टार्ट किया नॉर्मली, अच्छा खासा दिन था, मस्ती से स्टार्ट किया जैसे नॉर्मली होता है। एक नंबर स्टेप में इंस्ट्रक्शन 1 स्टार्ट हुआ, 2 नंबर पे इंस्ट्रक्शन 2 स्टार्ट हुआ, 3 नंबर पे अगर 4 नंबर आएगा वो इंस्ट्रक्शन 4 में स्टार्ट होगा, दैट इज ओके। दिस इज एक के बाद एक स्टेप नेक्स्ट करके स्टार्ट होता है, दिस इज द नॉर्मल। लेकिन हमने देखा CPU को लगा कि अरे आफ्टर डिकोडिंग उसको पता चला कि भाई मुझे थोड़ा ब्रांच करने का जरूरत है। तो क्या करना पड़ेगा? दैट मींस इट हैज टू ब्रेक द लाइन, यस करके लेफ्ट में आ जाना पड़ेगा, लाल कलर से करके पीसी अपडेट करके उसको फिर से दूसरा मैंने फिर से तुमको फेच करना है, वही बोल रहा है। तुम ब्रांच का मतलब क्या? अभी जिस लाइन पे हो 5000 वहां से तुमको जंप मार के 10,000 पे जाना है, मैंने पीसी का वैल्यू 10,000 डालना है, फिर 10,000 को पूरा खत्म करने के बाद फिर तुमको 5,000 एक में आना है, दैट इज द ब्रांचिंग। तो अभी तुम 5,000 में हो तो तुमको 10,000 में जंप करना है, तो करोगे क्या? व्हाट यू हैव टू डू?
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जब तुमको ब्रांच करना है तो तुमको क्या लग रहा है, लग रहा कि ऐसा लग रहा है ना कि डीए के बाद आफ्टर डीए ये जाम करके अपडेट पीसी करेगा, फिर एम्प्टी पाइप करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, वापस घूम के ऊपर से स्टार्ट करेगा ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज तुम अभी किसको चला रहे हो, इंस्ट्रक्शन नंबर 3। इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो दुनिया में, ईच इंस्ट्रक्शन, मैं थोड़ी देर पहले बोला था, ईच इंस्ट्रक्शन हैज 4 सेगमेंट। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे पास अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के लिए ये 4 काम करना ही पड़ेगा, FI, DA, FO, EX। ये 4 सेगमेंट अगर नहीं कंप्लीट करोगे तो कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर? तो ब्रांच है जो भी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल द 4 सेगमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड, ये दिमाग में डाल के रखो। तो ब्रांच 3 को भी ऑल सेगमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड एज पर द लॉ। तो ब्रांच 3 में अभी डीए है, डीए के बाद, लेकिन डीए में उसको पता चल गया कि मुझे अभी जाम करना है, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूं। लेकिन अदरवाइज बिकॉज दिस इंस्ट्रक्शन इज ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, लेकिन ब्रांचिंग हो या ना हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के लिए 4 सेगमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो डीए तक होके बैठे रहने से तो काम नहीं करेगा, इट्स टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट। कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करना है, it has to perform the FO segment, it has to perform the EX segment. You understand my point? इसका मतलब यही है, अगर तुम 5000 नंबर लाइन पे हो एंड यू वांट टू जंप, ब्रांच करना है 10,000 नंबर लाइन पे, इसका मतलब है तुम फर्स्ट सीपीयू क्या करेगा, पहले सीपीयू 5 जिस लाइन पे अभी हो उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा। After completion of the currently executing instruction, after completing the current instruction, CPU will then take the jump opportunity. क्या बोला मैंने? तुम जिस लाइन पे हो, CPU जिस लाइन पे इंस्ट्रक्शन रीड कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, सपोज 5000 लाइन पे है, यू कैनॉट हाफ डू इट। हाफ डू करने से नहीं होगा, फुल डू करना पड़ेगा। You have to first complete this particular line, इस 5000 लाइन को कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे होगा, जब 4 स्टेप खत्म होगा तभी तो कंप्लीट होगा। Once you complete, then you are able to jump। समझ में आया? ऐसा नहीं कि 5000 में हाफ करके जंप करेगा, नो, ये कभी नहीं होता है जिंदगी में। जो काम हो रहा है उस स्टेप पहले खत्म होगा, उसके बाद जंप होगा। So I hope it is clear now। तो तुम वो इंस्ट्रक्शन 3 को कंप्लीट करना है, it has to complete। तो इंस्ट्रक्शन 3 स्टार्ट कहां पे हुआ है, स्टेप नंबर 3 पे इंस्ट्रक्शन 3 स्टार्ट हुआ है। देखो FI कहां पे स्टार्ट हुआ है, इंस्ट्रक्शन 3 FI कहां पे स्टार्ट हुआ है, स्टेप नंबर 3। इंस्ट्रक्शन 3 किधर खत्म होता है, 6 नंबर स्टेप में, है ना। 3 4 5 6 4 स्टेप तो चाहिए खत्म करने के लिए। इंस्ट्रक्शन 3 स्टार्ट होता है 3 में, इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट होके मतलब खत्म हो जाता है 6 नंबर पे। सो दिस हैज टू बी एंडेड। तो जैसे मैंने बोला, जिस इंस्ट्रक्शन में तुम जंपिंग ओकर हो रहा है उसको पहले कंप्लीट करने के बाद जंपिंग होगा, रिमेंबर दिस। सो यू हैव टू कंप्लीट इट फर्स्ट। तो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो कंप्लीट होने में कितना समय लगा, कहां पे कंप्लीट हुआ, 6 नंबर स्टेप में जाके कंप्लीट हुआ। आफ्टर यू कंप्लीट दिस इंस्ट्रक्शन, मैंने 6 नंबर स्टेप में जब इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद ही जंपिंग होगा। Getting my point? Now I am coming to the next instruction. देखो, suppose मैं तुमको एक ट्विस्ट देता हूं। ट्विस्ट दिमाग में रखो कि ब्रांच नंबर 3 नंबर इंस्ट्रक्शन में ब्रांच लिखा है, इसका मतलब 3 नंबर इंस्ट्रक्शन के बाद उसको कोई दूसरा एक इंस्ट्रक्शन में जंप करना है। कहां पे करना है हमको नहीं पता, इट हैज टू जंप समवेयर एल्स। लेकिन हमको यह भी पता है कि 3 नंबर के बाद तुमको दूसरा जगह में जंप करना है, लेकिन 3 नंबर को पहले खत्म होना है, उसके बाद ही जंपिंग।
तो 3 नंबर खत्म कहां पे हो रहा है? 6 नंबर स्टेप में जाकर 3 नंबर एंड होता है या नहीं? सपोज जिस समय इंस्ट्रक्शन 3 का फेचिंग स्टार्ट फेच जब हो रहा था, फेच में तो उसको पता ही नहीं चला कि क्या करना है, उसको पता चलता है डीए में जाके, उससे पहले पता नहीं चलता। तो ठीक उसी समय, समझो मेरी बात को, जिस समय 3 नंबर इंस्ट्रक्शन का डीए स्टेप चल रहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करो, जिस समय इंस्ट्रक्शन 3 का डीए स्टेप चल रहा था, ठीक उसी समय 4th इंस्ट्रक्शन का फेच चल रहा था। हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? इज इट पॉसिबल? हाँ, हो सकता है। तो क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो 3 के बाद खत्म होगा ऐसा नहीं है ना। देयर आर मेनी इंस्ट्रक्शन यू हैव रिटन इन योर प्रोग्राम। पहला वाला इंस्ट्रक्शन 1 नंबर पे शुरू हुआ, दूसरा नंबर 2 नंबर पे शुरू हुआ, तीसरा 3 नंबर पे शुरू हुआ, चौथा 4 नंबर पे शुरू हुआ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। प्रॉब्लम हो रहा है यहां पे एट द स्टेप नंबर 4। दिस इज वेरी क्रिटिकल स्टेप। क्यों? स्टेप नंबर 4 में क्या हो रहा है? स्टेप नंबर 4 पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन खत्म हो रहा है, सेकेंड इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड फेच कर रहा है, थर्ड इंस्ट्रक्शन मतलब हमारा ब्रांच इंस्ट्रक्शन, उसका डिकोड फेच चल रहा है, और जो फोर्थ इंस्ट्रक्शन जो अभी जस्ट अभी आया है नया इंस्ट्रक्शन, उसका फेचिंग चल रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूं? 4 नंबर स्टेप में 4 इंस्ट्रक्शन अलग अलग सेगमेंट में है या नहीं? 4 नंबर स्टेप में, 4 नंबर स्टेप को कॉन्सेंट्रेट करो और देखने की कोशिश करो कि स्टेप नंबर इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूशन में है, इंस्ट्रक्शन 2 एफओ में है, इंस्ट्रक्शन 3 डिकोडिंग में है, इंस्ट्रक्शन 4 फेच में है। दैट मीन्स ऑल द ऑपरेशंस आर ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स। कोई भी 2 ऑपरेशन एट ए टाइम सेम सेगमेंट में नहीं रह सकता है। ये दिमाग में डालो। क्या बोला? no two operation, no two instruction, no two instruction, no two instruction can be present on the same segment at the same time. देखो वही हुआ है। 1 नंबर स्टेप में सिर्फ इंस्ट्रक्शन 1 का एफआई था, दूसरा नंबर स्टेप में 1 नंबर का डीए, दूसरा का एफआई, 3 नंबर स्टेप में पहले का एफओ, दूसरा का डीए, तीसरा का एफआई, फोर्थ स्टेप में फर्स्ट का ईएक्स, सेकेंड का एफओ, 3 नंबर का डीए, 4 नंबर का एफआई। मैं जो बोला वही हुआ ना। कोई भी 2 इंस्ट्रक्शन एक ही सेम टाइम में सेम सेगमेंट में नहीं रह सकता, तो कॉलिशन ऑकर होता है। क्लियर? इसीलिए स्टेप नंबर 4 में 4 इंस्ट्रक्शन अलग अलग सेगमेंट में है। देखो सभी अलग अलग सेगमेंट में है स्टेप नंबर 4 में। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम यह है 4 नंबर इंस्ट्रक्शन हमने फेच करना स्टार्ट कर दिया है एट द स्टेप नंबर 4। देखो फोर्थ इंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, उसका फेचिंग स्टार्ट हुआ है, बाकी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन जब उसका फेचिंग स्टार्ट हुआ ना, उसी समय ब्रांच ऊपर का जो इंस्ट्रक्शन है 3 नंबर इंस्ट्रक्शन, 3 नंबर का तो डीए चल रहा है, 3 नंबर का तो डीए चल रहा है ना, 3 नंबर का डीए चल रहा है, और 3 नंबर बोल रहा है, 3 नंबर इंस्ट्रक्शन बोल रहा है भाई मुझे जंप करना है। और जंप कब करना है? जब 3 नंबर मेरा काम हो जाएगा उसके बाद मैं जंप करूंगा। क्लियर? मतलब बहुत सेल्फिश है 3 नंबर इंस्ट्रक्शन। सपोज तुम में से जो बहुत सेल्फिश है वो 3 नंबर इंस्ट्रक्शन, वो बोलता है वो जब तक मेरा काम नहीं होगा मैं किसी को खाने नहीं दूंगा। सिमिलर टू कॉन्सेप्ट। तो वो तुम जितना भी खाने के लिए आ जाओ, तुमको खाने के लिए नहीं देगा, दूसरा को खाने के लिए नहीं देगा। तो 3 नंबर इंस्ट्रक्शन वेरी सेल्फिश। तो उसका जब तक खत्म नहीं होगा, उसका खत्म कहां पे होता है? 6 में, 6 नंबर स्टेप में उसका खत्म होता है। उसके बाद ही वो किसी दूसरा को काम करने के लिए देगा, काम करने के लिए एक्सेस देगा, अदरवाइज वो देगा ही नहीं। इतना झगड़ाटा है। तो 3 नंबर इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है? जब उसको डीए स्टेप में उसको पता चल गया कि मुझे भाई जंप करना है, लेकिन वो सेल्फिश है, वो बोलेगा मैं जंप तो करूंगा लेकिन मैं पहले खुद का कंप्लीट करूंगा उसके बाद ही जंप करूंगा, इसके बीच में कोई भी आए मैं उसको कुछ करने नहीं दूंगा। ठीक है? तो 4 नंबर इंस्ट्रक्शन बेचारा, उसको पता नहीं है, वो आ गया खाने के लिए, खाने का मतलब सीपीयू एक्सेस करने के लिए आया,
लेकिन ब्रांच 3 बोल रहा है भाई मुझे, मैं पहले करूंगा, तुमको करने नहीं दूंगा। So that means step instruction 4 has to wait. Instruction 4 has to wait until branch is not complete. Branch कब complete होता है? 6 नंबर स्टेप पे कंप्लीट होता है। तो इंस्ट्रक्शन 4 क्या करेगा? वो बेचारा भूखा ही रहेगा। जो डैश डाल दिया मैंने, डैश। इंस्ट्रक्शन 4 में क्या होना चाहिए? नॉर्मली अगर होगा तो क्या होगा? FI के बाद डी आना चाहिए था, नेक्स्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रांच 3 नंबर इंस्ट्रक्शन बोला है, क्योंकि मैंने डिकोड करके पता चल गया कि मुझे जंप करना है, मुझे ब्रांच करना है। तो मैं जब तक मेरा खत्म नहीं होगा मैं किसी को कुछ करने नहीं दूंगा। तो डिकोड स्टेप तक जो जो काम हो चुका है, डन। डिकोड स्टेप तक 4th इंस्ट्रक्शन का FI हो गया है, हाँ हो गया, उतना ही रहो, उससे ज्यादा तुमको करने नहीं दूंगा। वही कर रहा है, देखो इंस्ट्रक्शन 4 का कुछ नहीं हो रहा है, मैं लाल काली डाल दिया। कब तक नहीं होगा? जब तक ब्रांच 3 खत्म नहीं होगा। ब्रांच 3 खत्म कहाँ होता है? 6 नंबर स्टेप में खत्म होता है। तब तक इंस्ट्रक्शन 4 कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा। दिस इज कॉल्ड हॉल्टिंग। हॉल्ट कर दिया उसको, हॉल्ट ऑपरेशन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन 4 इज हॉल्ट अंटिल स्टेप इंस्ट्रक्शन 3 इज कंप्लीटेड। समझ में आया? ये हॉल्ट कर दिया, हॉल्ट, कुछ नहीं कर, तुम चुपचाप बैठे रहो। आफ्टर इट हॉल्ट, समझ में आया? तो हॉल्ट करने के बाद क्या हो गया? तो वो बोला अभी तुम जो करना है करो भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर वो लॉक को हटा देता है, ये लॉक जैसा करके रखता है सिस्टम, फिर अनलॉक कर देता है सिस्टम को। उसके व्हेन इट अनलॉक्स द सिस्टम, उसके बाद 4 नंबर इंस्ट्रक्शन कैन एग्जीक्यूट। लेकिन याद रखना है 4 नंबर इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी FI स्टेप में है एंड इट इज हॉल्टिंग फॉर 2 मोर स्टेप। समझो मेरे बात को। 4 नंबर जो इंस्ट्रक्शन है वो FI स्टेप में है, उसको 2 स्टेप और वेट करना पड़ा है। अगर वो वेट नहीं करता अभी तक उसका FO तो खत्म हो जाता है ना, या नहीं? अगर वो वेट नहीं करता, 4 नंबर इंस्ट्रक्शन अगर वेट नहीं करता, तो पहले FI था, हो गया था, उसके बाद DA करना था, उसके बाद FO, तो उसका मोटा मोटी 75% काम खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उसका टाइम स्लॉट वेस्ट हो गया है, टाइम स्लॉट इज वेस्टेड, तो उसको क्या करना है? उसको फर्दर रीस्टार्ट करना पड़ेगा प्रोसेस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इट हैज टू रीस्टार्ट द प्रोसेस। तो FI जो हुआ, बट इट हैज टू बी डिस्कार्डेड। डिस्कार्ड करके फिर से उसको फेचिंग करना है, फिर उसको डिकोड करना है, फिर उसको, समझ में आया क्या बोला मैंने? नॉर्मली क्या होना चाहिए था? फेच के बाद डिकोड DA स्टेप स्टार्ट होना चाहिए था, 7 नंबर में से डिकोड होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा क्योंकि उसका जो डिकोड होने का जो टाइम था वो बर्बाद हो चुका है। 4 नंबर इंस्ट्रक्शन का डिकोड होने का चांस था 5 नंबर स्टेप में। स्टेप नंबर 5 में 4 नंबर इंस्ट्रक्शन का डिकोड होने का टाइम गया था। दैट वाज द टाइम। उसका वो इसी समय काम करना था, लेकिन उसको काम करना नहीं पाया, तो वो काम फिर से वो कर नहीं पाएगा, वो उसका गया टाइम। उसको फिर से नया से स्टार्ट करना है। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट हैज टू फ्रेशली रीस्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। फिर से उसको सभी स्टेप फिर से करना पड़ेगा। ओके, सपोज उसके बाद और इंस्ट्रक्शन आ रहा है, अभी इंस्ट्रक्शन 5। तो तुमको क्या लग रहा है इंस्ट्रक्शन 5 कहां पे? फिर से मैं बोल रहा हूं, 1 नंबर इंस्ट्रक्शन 1 नंबर स्टेप से स्टार्ट होता है, 2 नंबर से स्टार्ट होता है, 3 नंबर का FI 3 नंबर से स्टार्ट हुआ, 4 नंबर का FI 4 नंबर से स्टार्ट हुआ, 5 नंबर से तुमको क्या लग रहा है FI यहां से स्टार्ट होना चाहिए? 5 नंबर इंस्ट्रक्शन 5 नंबर स्टेप से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस 5 और 6 में राहु बैठा है तुम्हारे ऊपर, 5 और 6 को ब्लॉक करके रखा है 3 नंबर ब्रांच ऑपरेशन। 3 नंबर ब्रांच बोला है जब तक मेरा खत्म नहीं होगा कोई किसी को भी मैं करने नहीं दूंगा कुछ भी। खाली 4 नंबर इंस्ट्रक्शन जैसे तैसे सर घुसा दिया था, वो बच गया। बाकी 5 नंबर आके ट्राई मार रहा है, भाई मुझे जाएगा दे दे, भाग इधर से निकलो।
तो 5 नंबर पे वो आना चाहता था, उसका स्लॉट था 5 नंबर पे एक्चुअली इंस्ट्रक्शन 5, बोला भागो इधर से, तो आने ही नहीं दिया उसको 5 नंबर पे। फिर वेट करा 6 नंबर पे, वो भागो, 5 और 6 में घुसने ही नहीं दे रहा है इंस्ट्रक्शन 3 किसी को भी। गेटिंग माय पॉइंट? इट हैज टू वेट, इट हैज टू वेट मेनी टाइम, इट हैज टू वेट, उसको छोड़ेगा नहीं वो। गेटिंग माय पॉइंट? इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर गेटिंग यस और नो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि 5 और 6 नंबर को ब्रांच इंस्ट्रक्शन ने लॉक करके रखा है, इसीलिए इंस्ट्रक्शन 4 भी कुछ कर नहीं पाया। वो पहले आ गया था लेकिन कुछ कर नहीं पाया, वो 5-6 उसको वेट करना पड़ा। तो इंस्ट्रक्शन 5 को तो पता ही नहीं है सब चीज हो रहा है, वो खुशी से आके लाइन में घुसने की कोशिश कर रहा है 5 नंबर लाइन पे। बोले मैं स्टार्ट करूंगा, आके देखा दरवाजा बंद है, सिस्टम इज लॉक्ड, क्योंकि 3 नंबर ब्रांच अभी काम कर रहा है, तो वो 5 नंबर पे घुस नहीं पाया। फिर बोला ठीक है मैं थोड़ा वेट करता हूँ, 6 में घुसू। अरे वाला 6 में भी नहीं होगा क्योंकि ब्रांच थी अभी तक काम कर रहा है, 6 के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो फिर इंस्ट्रक्शन 5 बोलेगा ठीक है भाई, 6 तक तो ब्लॉक था, 7 में तो ब्लॉक नहीं है, लेट अस गेट इनसाइड इनटू 7 नंबर में। इज वेरी हैप्पी, इंस्ट्रक्शन 5 इज वेरी हैप्पी, बोले ठीक है 2 जगह वेट किया, चलो अभी 7 नंबर पे घुस जाते हैं। Now answer me, is it possible? Is it possible for 5 to enter at 7 location? Step number 7. Answer me. Is it possible that instruction 5 will start from step number 7? Instruction 5 का A5 7 नंबर से स्टार्ट होगा, is it possible? अरे कुछ तो बोलो। यस सर। तो क्या? हाँ क्या बोलो, फिर से बोलो। हाँ ठीक, इसका मतलब क्या है? मतलब है सेम सेगमेंट पे नो टू इंस्ट्रक्शन कैन बी ऑन सेम सेगमेंट, ऐसे बोलो। कंप्यूटर का भाषा में आंसर करो, हिस्ट्री की भाषा में नहीं। तो 5 का इंस्ट्रक्शन एफ आई अगर तुम यहाँ पे लिखोगे दैट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एफ आई ऑलरेडी 4 का यहाँ पे चल रहा है। सो बोथ दो इंस्ट्रक्शन का सेम सेगमेंट एक ही स्टेप में नहीं चलेगा, कॉलिशन होगा। सो 5 को और एक बार वेट करना पड़ रहा है, अननेसेसरीली वेट करना होगा। एंड इट कैन ओनली स्टार्ट एट 8। हाँ यहां से स्टार्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम, उसके बाद वो चलेगा ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? सो 5 को कितना ज्यादा वेट करना पड़ा? 3 सेकेंड वेट करना पड़ा, देखा? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। उसके बाद से जो भी इंस्ट्रक्शन है ऐसा चलता रहेगा। अगर इंस्ट्रक्शन 6 आएगा, देन इंस्ट्रक्शन 6 अगर आएगा तो तुमको क्या लग रहा है? इंस्ट्रक्शन 6 का 6 में आना चाहिए ना? नॉर्मल रूल क्या बोलता है? 1 में, 2 में, 3 में, तो 6 नंबर कहाँ पे आना चाहिए? 6 नंबर पे आना चाहिए। लेकिन वो आके देखा अरे 6 नंबर तो लॉक्ड है, क्योंकि दादा अभी बॉस अभी चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, 3 नंबर बॉस है। तो बोला ठीक है कोई पंगा नहीं है, नेक्स्ट में जाएंगे, 7 नंबर पे वेट करेंगे। बोला हट, 7 नंबर में भी तो 4 नंबर चल रहा है, 4 नंबर का एफ आई चल रहा है, तो यू कैन नॉट स्टार्ट। बोला ठीक है 8 नंबर पे करेंगे। बोले नहीं कर सकता तू, क्योंकि 8 नंबर पे 5 नंबर का एफ आई चल रहा है। बोले दैट, तो क्या करो? बोले और एक बार वेट कर, यहाँ पे आ जा। हाँ यस, तो 6 नंबर का 9 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 9 में इसका एफ आई हो सकता है। एक ही लाइन में एक ही पाइपलाइन, दिस आर द पाइपलाइन है, एक एक स्टेप को एक स्टेप को एक पाइपलाइन है। इन ईच ऑफ द पाइपलाइन एक कोई भी 2 इंस्ट्रक्शन सेम सेगमेंट में नहीं रह सकता, तो झमेला हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? समझ में आया? सिमिलरली 7 नंबर इंस्ट्रक्शन है, 7 जितना आएगा आएगा। 7 नंबर का कहाँ पे होना चाहिए? वो बोलेगा 7 नंबर 7 में स्टार्ट होना चाहिए। बोले नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 7 में 4 का एफ आई चल रहा है। बोलेगा ठीक है तो 8 से करूंगा। नहीं 8 में 5 का एफ आई चल रहा है। बोले 9 से करूंगा। 9 में 6 का एफ आई चल रहा है, 10 से करूंगा। बोले हाँ करो, कोई एफ आई नहीं चल रहा है इस पाइपलाइन। ठीक है, आई होप इट इज नाउ you are more, you have more clear idea how the instruction is pipeline. Getting the concept? ऐसा ही होता है। तो अगर क्वेश्चन है तो इस तरीके का सिचुएशन में क्वेश्चन अगर है कि दिस इज द सिचुएशन गिवन, टोटल टाइम कितना लगेगा?
सो मेरे पास कितने इंस्ट्रक्शन मैंने चलाया है, इंस्ट्रक्शन 1 टू इंस्ट्रक्शन 7, टोटल इंस्ट्रक्शन चलाने के लिए मुझे कितना समय चाहिए, 13 टाइम स्टैम्प वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 7 इंस्ट्रक्शन खत्म कहाँ पे हो रहा है, 13 नंबर पे जाके खत्म होता है। शुरू टोटल प्रोग्राम शुरू हुआ था 1 नंबर पे, प्रोग्राम खत्म हो रहा है 13 नंबर पे। तो तुम पूछ सकते हो तो इसमें मेरा काम जल्दी कैसे हुआ, मैंने बोला था कि पाइपलाइन होने से काम जल्दी होता है। तुम पूछ सकते हो कि जल्दी कहाँ हुआ, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम तो क्वेश्चन पूछते नहीं। हाउ इट इज फास्टर, बिकॉज अगर मैं इसे पाइपलाइन नहीं करता तो क्या करना पड़ता, मैं दिखा देता हूँ। इंस्ट्रक्शन 1 को क्या करना पड़ेगा, जस्ट ऐसे दिखा रहा हूँ, 4 करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन 2 कहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे 4 करना पड़ा। इंस्ट्रक्शन 2 कहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता, गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे करते करते वेट करना तो कितना समय लगता, ईच हैज टू वेट फॉर 4 तो 7 into 4 28 क्लॉक साइकिल चाहिए था, या 28 स्टेप चाहिए था, जो भी बोलो। अभी कितना में खत्म हो रहा है, ओनली 13, तो कितना जल्दी हुआ, ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट 2 गुना जल्दी से काम खत्म हुआ, 50% कम समय लगा इसको करने में। क्लियर द आइडिया, दैट्स व्हाई दिस पाइपलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नॉन पाइपलाइनिंग करोगे तो पहले वाला को वेट करो, पूरा खत्म करो, फिर ही दूसरा स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना, पहला वाला का थोड़ा रहते ही दूसरा वाला स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द पाइपलाइनिंग। आई होप इट इज मोर क्लियर टू एवरीवन कि पाइपलाइनिंग कैसे काम करता है। सो विल बी एबल टू कंप्लीट द पाइपलाइन टुडे, आई थिंक। लेट मी गिव यू फ्यू मोर, बहुत समय है, कर देंगे, हो जाएगा। तो मैं दो चीज टच करूंगा, बाकी तुमको खुद से पढ़ना है। मैं बेसिक्स क्लियर कर दे रहा हूं, बाकी तुमको खुद से पढ़ना पड़ेगा। डोंट थिंक दैट इतना ही है, गेट नेट में ऐसा ही क्वेश्चन कर देता है, बोल देता है ऐसा, इस स्टेप में ब्रांचिंग है, उस स्टेप में इफ एल्स है, उस स्टेप में ऐसा है, तो कितना समय लगेगा बताओ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, पूरा ब्रेन लगा के आंसर देना पड़ता है। okay, now pipelining hazard, this is very important but very easy. पाइपलाइन हैजार्ड बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना, बहुत ही आसान है। 3 तरीके का हैजार्ड होता है, मतलब नेगेटिविटी, मतलब पाइपलाइन करने से क्या नुकसान है, वही तो मैं डिस्कस कर देता, बहुत ही आसान सा चीज है, देखने में कठिन लगता है, कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। पाइपलाइन हैजार्ड, हैजार्ड मतलब क्या है, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। हैजार्ड का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट, याद रखना। जैसे मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, एक ही पाइपलाइन में एक ही सेम सेगमेंट में 2 जन नहीं रह सकते, कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। सो वैसा पाइपलाइनिंग हैजार्ड किस किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो पाइपलाइनिंग हैजार्ड क्या है, इट इज अ सिचुएशन that prevents an instruction from executing during its designated clock cycle. So it is a situation that prevents an instruction from executing in its designated clock cycle. जैसे ऊपर में ही दिखाया था, डेजिग्नेटेड क्लॉक साइकिल में से उसको होने नहीं दे रहा है, पर उसके लिए जितना हमने करके रखा है, जैसे 4 नंबर इंस्ट्रक्शन के लिए 4 नंबर इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे डीए होना चाहिए था, 4 नंबर इंस्ट्रक्शन का डीए यहाँ पे होना चाहिए था, एफओ यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो दिस इज द नॉर्मल एग्जीक्यूशन, तो दिस इज एक्चुअली द कॉन्फ्लिक्ट्स, दिस इज द हैजार्ड्स। समझ आया, जो जगह में मैंने लाल लाल मार्क किया, जो अभी कर रहा हूँ, दिस आर ऑल ड्यू टू द हैजार्ड। तो ऐसा हैजार्ड होता ही रहता है पाइपलाइनिंग, समझ में आया। तो हैजार्ड का मतलब है जब इट हैपेंस ड्यू टू वन इंस्ट्रक्शन from executing during its designated clock cycle। इंस्ट्रक्शन 4 को जिस क्लॉक साइकिल में इसका अपना काम करना था, उस क्लॉक साइकिल में हमने उसका वो वाला काम करने नहीं दिया, उसको वेट करा दिया या डिस्टर्ब किया। दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। इस बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हमारा, अभी देखो कितना कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। देखो अभी के सिर्फ 7 इंस्ट्रक्शन चला है, उसी में से 11 कॉन्फ्लिक्ट हो गया है हैजार्ड। तो ये इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, दैट इज द क्वेश्चन। कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है, लेकिन समझ में आ रहा है वेरी इजी कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है। बहुत रीजन है, सेम मेमोरी एक्सेस एक साथ होने से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है,
तो उसका 3 मेन रीजन होता है। एक है स्ट्रक्चरल हैजर्ड, स्ट्रक्चरल इशू के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दूसरा होता है डेटा इशू के लिए हैजर्ड हो सकता है। तीसरा होता है कंट्रोल हैजर्ड। बस इतना तीनों तरीके का हैजर्ड होता है, स्ट्रक्चरल, डेटा एंड कंट्रोल। स्ट्रक्चरल हैजर्ड क्या है समझा देता हूं। सपोज व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, सपोज एक इंस्ट्रक्शन है I1, सपोज ये T1 सेकेंड में मेमोरी से उसका इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है, फेच FI हो रहा है। तो T1 सेकेंड में सपोज I1 इंस्ट्रक्शन को हम फेच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ठीक उसी समय में, जिस समय में जैसे ऊपर के डायग्राम में देखे हो ना, 1 2 3 स्टेप्स, एक ही स्टेप में मल्टीपल टास्क हो रहा है। तो वही का बोल रहा हूं, जिस समय सोचो, थोड़ा मन में सोचो कि जिस समय एक इंस्ट्रक्शन का फेचिंग हो रहा है मेमोरी से, सिंपल फेचिंग हो रहा है, ठीक उसी समय उसका पहले वाला जो इंस्ट्रक्शन था, सपोज I0, तो I1 के लिए मैं फेचिंग कर रहा हूं। सपोज I0 एक इंस्ट्रक्शन, उसका तो फेच हो चुका है ना। I0 का अभी फेचिंग हो रहा है, मतलब क्या, सपोज I0 इज द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन है, सपोज ये I0 है, दिस इज I1, तो I0 का तो पहले फेच हो गया है ना, उसके बाद ही I1 का फेच होगा। ये तो समझ में आ चुका है। जिस समय I1 का फेचिंग हो रहा है, सपोज एज्यूम करो कि ठीक उसी समय I1 क्या कर रहा है, सॉरी I0 प्रीवियस, उसका यह है करेंट इंस्ट्रक्शन का जिस समय फेचिंग हो रहा है, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन उसका इमीडिएट प्रीवियस भी हो सकता है, जस्ट पहले वाला, या फिर 1 2 3 पहले वाला भी हो सकता है। मतलब कोई भी पहले वाला, उससे पहले जो इंस्ट्रक्शन आया है, सपोज कोई उसी समय, ठीक उसी समय मेमोरी का दूसरा एक लोकेशन में, इस लोकेशन से फेचिंग हो रहा है कोई, मैं डायग्राम ठीक से नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं दिखा देता हूँ। सपोज इस लोकेशन में फेचिंग हो रहा है, और ठीक उसी समय एक दूसरा लोकेशन से रीड या राइट ऑपरेशन हो रहा है। ये मेन मेमोरी है, राइट, अंडरस्टैंड। ये दोनों घटना एक साथ हो रहा है। तो T1 जो उसका जब जिस समय फेचिंग हो रहा है, ठीक उसी समय उसका प्रीवियस कोई भी उसका पुराना वाला जो अर्लियर इंस्ट्रक्शन है, वो क्या कर रहा है, वो रीड या राइट कोई भी ऑपरेशन कर रहा है दूसरा लोकेशन में मेमोरी में, लेकिन मेमोरी में ही कर रहा है, एक ही समय कर रहा है। सो दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम मेमोरी का साइज जितना भी बड़ा हो या छोटा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉर्मल मेमोरी तुम्हारे पास है, नॉर्मल कोई आधुनिक मेमोरी नहीं है, स्टैंडर्ड रैम है तुम्हारे पास, एकदम बेसिक रैम, तो उसमें तुम एक ही काम एट ए टाइम कर सकते हो। आइदर यू कैन फेच, और यू कैन रीड, और यू कैन राइट। ये तीनों में से कोई एक काम एक ही साथ होगा। बट हियर वी आर डूइंग फेचिंग एज वेल एज रीडिंग और राइटिंग। दो इंस्ट्रक्शन अलग अलग काम एक ही समय एक ही मेमोरी का डिफाइंड लोकेशन पे कर रहा है। लोकेशन अलग है लेकिन सेम मेमोरी है, सेम मेमोरी में कर रहा है। इट इज नॉट परमिटेड, ऐसा संभव नहीं है। मेमोरी में ऐसा नहीं होता है, हार्डवेयर का लिमिटेशन है। so, ऐसा अगर होने से क्या होगा, स्ट्रक्चरल हैजर्ड होता है। किस लिए हुआ ये? क्योंकि तुम्हारा पास जो मेमोरी है वो उतना कैपेसिटी नहीं, उसका उतना हाई फाई क्वालिटी का नहीं है। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इस समय क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ना I1 का फेचिंग ठीक से होगा, ना I0 का रीड राइट ठीक से होगा, तो इससे किसी का भी कोई काम नहीं होगा, कंप्यूटर CPU में उल्टा पल्टा रिजल्ट आएगा। सो दिस इज वन हैजर्ड, वेरी क्लियर, अंडरस्टूड इट। तो ये किसमें होता है, इस तरीके का पाइपलाइनिंग हैजर्ड किसमें होता है? ये होता है, ये कहाँ देखा जाता है? इट इज नॉर्मली शोन इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में ऐसा स्ट्रक्चरल हैजर्ड होता है। क्यों? क्योंकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में जो प्रोसेसर होता है और जो मेमोरी होता है, ठीक है, प्रोसेसर और मेमोरी में तो कम्युनिकेशन होता रहता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में। लेकिन मेमोरी में क्या होता है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में मेमोरी में एक ही मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों स्टोर करते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता है, सेम मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। समझ में आया? इसीलिए इस प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसको
तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सॉल्यूशन है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर का कंप्यूटर यूज करने से इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में जो प्रोसेसर है दैट कनेक्ट्स विद द मेमोरी, उसमें भी मेमोरी से तो टॉक करता ही रहता है, लेकिन इन द हार्वर्ड आर्किटेक्चर डेटा मेमोरी एंड इंस्ट्रक्शन मेमोरी आर सेपरेटली पार्टीशन। तो क्योंकि वो अलग अलग पार्टीशन करके रखा जाता है, इसीलिए जब एक इंस्ट्रक्शन कहां पे होगा, इंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन से फेचिंग होगा और डेटा वाला पोर्शन में रीड राइट होता है। समझ में आया? सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर? वेरी इजी प्रॉब्लम, वेरी इजी सॉल्यूशन। मेमोरी का अलग अलग पार्ट कर दो, एक पार्ट में इंस्ट्रक्शन अलग करो, उसको डेटा का अलग, इंस्ट्रक्शन से फेचिंग होगा। समझ में आ गया? So this problem is solved in Harvard. So next we'll see into the data hazard. बाकी तुम थोड़ा पढ़ लेना डिटेल में है, मैं थोड़ा ब्रीफली बोल देता हूं, लेकिन इतना ही है, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। डेटा हैजार्ड कब होता है? ठीक है, तो डेटा हैजार्ड सपोज ऐसा है, सपोज मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है IK और एक इंस्ट्रक्शन है I0। तो I0 पहले, मतलब I0 से पता चल रहा है पहले आया है, ये मतलब बाद में आया है। तो सपोज IK, मैं थोड़ा डिटेल में बोलता हूं, मैंने ये डेटा हैजार्ड का मतलब है, डेटा हैजार्ड का मतलब डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? तो दिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट कैन हैपन बाय ए प्रीवियस इंस्ट्रक्शन व्हेन एन इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट produced maybe by a previous instruction and the result has yet not been produced by the time it is needed। मतलब सपोज t1 सेकेंड में एक वैल्यू इसको चाहिए, t1 सेकेंड में, ये तो सब कुछ तो क्लॉक में होता है कंप्यूटर के अंदर। सपोज t1 टाइम स्टैम्प में IK बोल के एक इंस्ट्रक्शन है, उसको एक वैल्यू चाहिए, एक R बोल के एक वैल्यू चाहिए। जो वैल्यू कहां से आएगा? वो वैल्यू I0 इंस्ट्रक्शन का काम था उस वैल्यू को प्रोडक्शन करना। समझ में आया? मतलब I0 पहले से ही एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करके एक वैल्यू प्रोडक्शन करेगा जिसका नाम होगा R। और ठीक उसी सेम टाइम में समझ में आया क्या बोला? अगर इसी समय एक ही टाइम में ऐसा दो इवेंट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। बोले क्यों? क्योंकि एक ही टाइम में I0 को एक रिजल्ट प्रोडक्शन करना है, अब सेम टाइम में I के इंस्ट्रक्शन को वही रिजल्ट को यूज करना है फॉर इट्स ओन पर्पस। तो अगर I0 वो रिजल्ट प्रोडक्शन में लेट कर दिया, हो सकता है किसी भी कारण से कि I0 किसी भी कारण से हो, ठीक I1 समय में I0 ने वो R रिजल्ट को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया, तो ठीक ठाक वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पाया, मतलब डिले हो गया, या फिर मतलब T1 के बदले वो T2 में प्रोडक्शन कर दिया। समझ में आया? I0 नीड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट R एट T0, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज वो इस समय ना करके थोड़ा डिले होके वो नेक्स्ट टाइम में R को प्रोडक्शन किया। लेकिन I के जो इंस्ट्रक्शन था उसको T0 में ही वो चाहिए, T0 में ही R चाहिए, नेक्स्ट में नहीं चाहिए। तो समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? तो I के इंस्ट्रक्शन को जो रिजल्ट चाहिए, अगर उस समय वो रिजल्ट उसके पास अवेलेबल ही ना हो, जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है somehow, तो क्या होगा? उसको वो डेटा तो मिला ही नहीं। तो व्हाट विल हैपन? दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट, दिस इशू विल हैपन, दिस इज अ हैजार्ड। ये प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आया? समझ में आया क्या बोला मैंने? दिस इज वेरी इजी। समझ में आया तुमको? पहला बार इंस्ट्रक्शन के ऊपर होता है ना, जैसे x = 5 + 7, हम नेक्स्ट लाइन में लिखा x + 5। इसका मतलब क्या? जब तक x का वैल्यू रिजल्ट नहीं आएगा, उससे पहले अगर तुम y का वैल्यू निकालोगे तो रिजल्ट ठीक आएगा? कभी नहीं आएगा ना। पहले x का वैल्यू 12 आएगा, फिर 12 को बिठाना है तभी ना रिजल्ट आएगा। सपोज 12 आने से पहले ही तुमने सेकंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो रिजल्ट आएगा? कभी ठीक नहीं आएगा।
सो दिस हैपेंस ड्यू टू दिस, इसी को हम बोलते हैं डेटा हैजार्ड। डेटा हैजार्ड हो सकता है, डेटा हैजार्ड भी हो सकता है। डेटा हैजार्ड को रिजॉल्व करने का बहुत तरीके का टेक्निक है, नहीं करोगे तो उल्टा पलटा गलत रॉन्ग रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल हैजार्ड। कंट्रोल हैजार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल हैजार्ड क्या है, तुमने थोड़ी देर पहले देखा था, दिस हैपेंस ड्यू टू द ब्रांचिंग। ये ब्रांचिंग ऑपरेशन के लिए जो हमने देखा था, एक ब्रांचिंग कितना लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था, है ना, थोड़ी देर पहले। I3 के लिए I4, 5, 6 सबको नुकसान उठाना पड़ा। दैट हैपेंस ड्यू टू दी, और कंट्रोल हैजार्ड बहुत प्रॉब्लमेटिक हैजार्ड है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी को हम जैसे तैसे सॉल्व कर सकते हैं, कंट्रोल को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा पूरा सिस्टम का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? सो व्हाट इज कंट्रोल हैजार्ड? An instruction pipeline operates by repeatedly fetching instruction from succeeding addresses, है ना, बार बार हम रीड करते रहते हैं इंस्ट्रक्शन। That is why each time the next instruction is fetched by incrementing the program counter by the instruction size, and that is why what happens in our case, that suppose when a branch or jump instruction is encountered, बहुत अच्छे से समझो, when a branch or jump instruction is encountered, जब हम कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन करते हैं तब क्या करते हैं, फेचिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द टारगेट एड्रेस। क्या बोला मैंने? सपोज तुम 5000 लोकेशन में हो, एक इंस्ट्रक्शन है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, इसका 4 पार्ट होता है हर एक इंस्ट्रक्शन का, फेच, डिकोड, ऑपरेंड, फेच, एग्जीक्यूट। तो इसको करते करते डिकोड स्टेप पे मुझे पता चल गया कि मुझे जंप करना है। कहां पे करना है? 10,000 नंबर मेमोरी लाइन में जंप करना है। वेरी गुड। लेकिन ये जंप कब होगा? आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ 5000, जब 5000 का EX कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद ही जंप होगा। ये तो समझ में आ चुका है, दैट इज ओके। लेकिन जंप होने के लिए तुमको जो लोकेशन में जंप करना है उसका एड्रेस किस में लोड करना पड़ेगा? प्रोग्राम काउंटर में लोड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में जब 5000 लोकेशन का एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय प्रोग्राम काउंटर में क्या वैल्यू है? नेक्स्ट वैल्यू 5001। लेकिन उसको पता चल गया कि मुझे 5001 में नहीं जाना है, मुझे जाना है 10,000 में, तो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू 10,000 सेट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। सो दिस इज माय टारगेट एड्रेस। बाय 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 बाय। सो टारगेट एड्रेस अभी क्या है मेरे पास? बाय बाय 10,000। तो 10,000 लोकेशन मुझे सेट करना है। बाय बाय 10,000 लोकेशन मुझे सेट करना है प्रोग्राम काउंटर में अंदर। क्लियर ना? 1000 बार बोल चुका हूँ मैं। কি হচ্ছে বাবা, স্নান করে নাও মা, ঠিক আছে? যাও 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 যাও। तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कंट्रोल हैजार्ड के बारे में। तो किस लिए होता है? ड्यू टू दी इनअप्रोप्रिएट ब्रांचिंग। ब्रांचिंग अगर ठीक तरीके से तुम मैनेज नहीं कर पाया पाइपलाइनिंग में अगर मैनेज नहीं होगा तो कंट्रोल हैजार्ड होता है। कैसे? बहुत अच्छे से बोलता हूं, सुनो। बाय द टाइम, सुनो बहुत अच्छे से, बाय द टाइम ए ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड। ब्रांच इंस्ट्रक्शन कहां पे डिकोड हो रहा है? इस स्टेप में मैं मार्क कर रहा हूं, ग्रीन में, ब्लू में। जिस समय ब्रांच इंस्ट्रक्शन, सबसे ब्रांच इंस्ट्रक्शन का जिस समय डिकोड हो रहा है, और टारगेट एड्रेस कैलकुलेट भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे जंप करना है, दैट मींस इट इज इफेक्टिव एड्रेस। तो सपोज मैंने टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए तुमको क्या करना है? एडिशन करना है, बहुत कुछ करना है, लोडिंग करना है। सो यू मे रिक्वायर द हेल्प ऑफ ALU। तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, दिस प्रोसेस मे टेक सम टाइम। जो भी हो, सपोज जिस समय एक ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन डिकोड कर रहा है, सपोज ठीक उसी समय उसका जो नेक्स्ट वाला जो सक्सेसिव, मैंने 5001 नंबर का जो लोकेशन है, सपोज वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है? वो तो चुप नहीं बैठेगा ना, वो भी तो काम करता रहेगा अपना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सपोज एज्यूम करो कि अगर ऐसा हुआ कि जिस समय ब्रांच इंस्ट्रक्शन का डिकोड फेज चल रहा है एंड टारगेट एड्रेस कैलकुलेशन चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है, मतलब सेकेंड सेगमेंट में है, ठीक उसी समय अगर उसका सिक्वेंशियली सक्सीडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब जस्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब 5001 नंबर इंस्ट्रक्शन, अगर सपोज उसका फेचिंग ऑपरेशन हो चुका है
वुड हैव बीन फेच्ड, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का फेचिंग डन हो चुका है, फेचिंग कंप्लीट हो चुका है और प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो चुका है। सपोज ऐसा सिचुएशन है, क्या बोला मैंने, जिस समय ब्रांचिंग ऑपरेशन का सपोज 5000 लाइन पे ब्रांचिंग है, तो उसका डिकोडिंग हो रहा है सेकेंड सेगमेंट में। तो इस समय जिस समय ब्रांचिंग का डिकोड हो रहा है, इंस्ट्रक्शन का डिकोडिंग हो रहा है एंड इफेक्टिव एड्रेस और टारगेट एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है, ठीक उसी समय उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का भी फेचिंग हो चुका है। फेचिंग इज ऑलरेडी सक्सेसफुली डन एंड द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग इज अंडर वे, कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन उसका प्रोसेसिंग भी शुरू होने वाला है। समझ में आया? मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का भी डिकोडिंग स्टार्ट हो रहा है और ठीक उसी समय ब्रांच का डिकोडिंग खत्म हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? एट द एज, मतलब पहला वाला का डिकोडिंग में घुस रहा है और ऊपर वाला का डिकोडिंग से निकल के एग्जीक्यूट में जाने वाला है। ठीक इसी जंक्शन ऑफ पॉइंट में, इस जंक्शन में अगर हम लोगों ने पाइपलाइनिंग को ठीक से थोड़ा डिले वगैरह डाल के उसको एडजस्ट नहीं किया, तो देयर में भी डिफिकल्टी कि सेकेंड नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन करेगा कि बोलेगा कि भाई मैंने तो ऑलरेडी डिकोडिंग स्टार्ट कर दिया है पहले, और ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन बोलेगा कि मैंने तो डिकोडिंग खत्म कर रहा हूं लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। समझ में आया? अगर दोनों का ऐसा ही सुपर इम्पोज होके एक के ऊपर एक हो गया ना, देन दिस काइंड ऑफ कंट्रोलर, मतलब ये तब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सच में 5000 नंबर लोकेशन के लिए ब्रांच 10000 नंबर लोकेशन पे करूं या 5001 नंबर लोकेशन के लिए हम 5002 नेक्स्ट में जाऊं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। सपोज ब्रांचिंग का टारगेट था 10,000 में ब्रांच करना था, लेकिन अगर ब्रांच नहीं हुआ या जैसे भी नहीं हुआ तो नॉर्मली अगर चलेंगे तो 5001 के बाद 5002 आना चाहिए, 5001 के बाद नॉर्मली करेंगे तो 5002 आना चाहिए, लेकिन 5000 में अगर ब्रांचिंग करूंगा तो 10,000 में आना चाहिए। तो कहां पे जाऊंगा मैं? वेयर शुड आई गो? व्हाट शुड बी द टारगेट एड्रेस? तो ये गलत हो सकता है कि मैं प्रोग्राम काउंटर में क्या लोड करूंगा, या 10,000 लोड करूंगा या 5002 लोड करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर कैन बी अ, तो गलत हो सकता है ना। तो दिस कैन हैपन आल्सो इन, इट इज कॉल्ड कंट्रोल हैजार्ड। और ये किस लिए होता है? ब्रांचिंग का इनअप्रोप्रिएट यूज से होता है। सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो होता है। ठीक है? सो देयर आर मेनी वेज टू रिजॉल्व सच हैजार्ड्स। तो मैंने 3 हैजार्ड का डिस्कस किया है, 3 तरीके का हैजार्ड। तो पहला तरीके का हैजार्ड का सॉल्यूशन मैंने डायरेक्टली बोल दिया है कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज करने से इस हैजार्ड को सॉल्व किया जाता है तो आराम से, लेकिन डेटा और कंट्रोल हैजार्ड करना इज डिफिकल्ट। एंड उसके लिए आई रिक्वेस्ट यू टू स्टडी द मॉरिस पेनो बुक। मॉरिस पेनो बुक का तुमको कुछ चीज पढ़ना पड़ेगा ऑन दिस पर्टिकुलर पाइपलाइनिंग चैप्टर। तो मैं टॉपिक लिख देता हूं कि क्या क्या चीज पढ़ना है। यू विल अंडरस्टैंड इट, मैक्सिमम आधा घंटा पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। वेरी वेरी इजी। तुमको पढ़ना पड़ेगा सुपर पाइपलाइन कॉन्सेप्ट, और इसमें का जो पीडीएफ है उसी में मिलेगा। सुपर स्केलर प्रोसेसर, ये दोनों पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। और जो दूसरा चीज पढ़ना पड़ेगा वो है हैंडलिंग ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच जो इंस्ट्रक्शन है उसमें हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसको ठीक ठाक से हैंडल नहीं करोगे तो कंट्रोल हैजार्ड हो सकता है। तो कैसे हम उसको ब्रांच इंस्ट्रक्शन को हैंडल करेंगे, उसका 2-3 पॉइंट है, जस्ट check it once. And another small topic is left, that is data dependency. Please read this. Maximum 1 घंटा लगेगा पढ़ने में तीनों टॉपिक मिला के। So try to read these 3 things: super scalar, super pipeline, super scalar processing, then handling of branch instruction and data dependency. तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसीलिए मैं तुमको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स वाला चीज मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, so this is a very easy thing, so just read it once, तो मोटा मोटी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि क्या है ना है स्टोरी।
ठीक है. नेक्स्ट थिंग दैट आई विल कवर, लास्ट टॉपिक टुडे, 10-15 मिनट है अभी, खत्म हो जाएगा. लास्ट टॉपिक. आई होप यू शुड स्टडी ऑल दिस 3 टॉपिक्स. ये तुम्हारा खुद का पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी. ठीक है. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द रिस्क पाइपलाइनिंग. अभी तक हम जो कर रहे थे वो था सिस्क टाइप ऑफ प्रोसेसिंग. सिस्क 2 तरीके का प्रोसेसिंग होता है. तो सिस्क प्रोसेसिंग में ऐसा हमने डिस्कस किया था जेनेरिक तरीके से. लेकिन हमने ऑलरेडी बात किया था कि रिस्क प्रोसेसर मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. और मैंने तुम लोगों को यह भी बोला था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क. पढ़ने के लिए बोला था बहुत दिन पहले, टू स्टडी ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन सिस्क एंड रिस्क इन डिटेल. ठीक है. तो रिस्क सपोज रिस्क प्रोसेसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? लोड एंड स्टोर कॉन्सेप्ट. हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ने के समय. लोड एंड स्टोर कॉन्सेप्ट याद है? सो लोड एंड स्टोर कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा था. लोड एंड स्टोर कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्क प्रोसेसर टेक्निक. तो रिस्क प्रोसेसर में लोड एंड स्टोर का बहुत यूज होता है. ठीक है. तो लोड एंड स्टोर का मतलब क्या है? उस दिन हमने डिस्कस किया था. लोडिंग मतलब, फिर से याद करा देता हूं, मेमोरी से कोई किसी भी डेटा को एक्यूमुलेटर में कॉपी करना को बोलता है लोडिंग. और एक्यूमुलेटर से कोई भी डेटा को मेमोरी में कॉपी करने को बोलता है स्टोरिंग. वेरी इजी. एक्यूमुलेटर क्या है? एक रजिस्टर है. ओके, क्लियर? सो दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल. मेमोरी से एक्यूमुलेटर में करना लोड, एक्यूमुलेटर से. लेकिन हमने देखा है कि इन सम रिस्क प्रोसेसर इस रूल को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया है. और वहां पे क्या बोला गया है कि इसको तुम थोड़ा फ्लेक्सिबल करो और एक्यूमुलेटर के जगह में कोई भी रजिस्टर, एनी रजिस्टर, आर मतलब रजिस्टर, एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो ए रजिस्टर, तो एक्यूमुलेटर यूज करो या कोई भी रजिस्टर यूज करो. दैट मीन्स मेमोरी से कोई भी रजिस्टर में डेटा कॉपी करने को बोलता है लोड, कोई भी रजिस्टर से मेमोरी में डेटा कॉपी करने को बोलता है स्टोर. एक ही बात है. तो आई हैव गिवन यू 2 एस्पेक्ट ऑफ लोड एंड स्टोर. बोथ आर लोड एंड स्टोर, लेकिन जो मेन है वो ये है मेन एक्चुअल लोड एंड स्टोर कॉन्सेप्ट यही है. मेमोरी और एक्यूमुलेटर के बीच में डेटा का आना जाना. क्लियर? लेकिन हमेशा एक्यूमुलेटर के ऊपर करने से ज्यादा लोड पड़ जाता है. तो ऐसा काम सिंपल और रजिस्टर के साथ भी हो सकता है. तो हम थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया इसको. फ्लेक्सिबल में क्या बोल सकते हैं? मेमोरी टू एनी रजिस्टर कॉपी करना मतलब लोडिंग, रजिस्टर टू एनी मेमोरी कॉपी करना मतलब स्टोरिंग. हो गया? बस इतना ही. सपोज तो हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? हमने सिस्क आर्किटेक्चर पढ़ रहा था. डिफॉल्ट हम सिस्क ही पढ़ रहे हैं इन दिस सेमेस्टर. जब रिस्क पढ़ेंगे तो रिस्क के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज जब नहीं बोलते मतलब वी आर स्टडीइंग सिस्क. तो सिस्क प्रोसेसर में हमने क्या देखा कि एक इंस्ट्रक्शन को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है ना? फेच इंस्ट्रक्शन, डिकोड एंड कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस, फेच ऑपरेंड एंड एग्जीक्यूट, है ना? तो हमने सिस्क में one instruction is divided into 4 segment. लेकिन रिस्क में ऐसा नहीं होता है. रिस्क में हम सिर्फ 3 स्टेप में डिवाइड करता है. सिस्क में हम 4 सेगमेंट डिवाइड करते हैं, है ना? सो इट इज मोर लेंथी. रिस्क इज, इसीलिए इसको नाम है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट. सो इट इज मच मोर इजियर देन सिस्क. तो सिस्क में क्या करते हैं? सिर्फ 3, I, A, E, दैट्स इट. नाउ यू सी, सिस्क में सिर्फ 3 है, रिस्क में है 4 सेगमेंट. ओके, सो सिस्क इज मच इजियर टू हैंडल देन रिस्क इज मच इजियर, क्योंकि इसका छोटा है, सेगमेंट इज लेस. क्लियर हो गया डिफरेंस? तो व्हाट इज आई? आई मतलब इंस्ट्रक्शन फेच. व्हाट इज ए? ए मतलब एएलयू ऑपरेशन. ठीक है, एएलयू ऑपरेशन को आप ए से डिनोट करते हैं. व्हाट इज ई? ई मतलब एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन. दैट्स इट. बस इतना ही है. डिकोड का कोई झमेला नहीं है. ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज नॉट हियर. तो सिंपल इंस्ट्रक्शन फेच करो, एएलयू में जो भी कैलकुलेट करना है करो, उसके बाद एग्जीक्यूट करो. वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है? ओके, इट इज वेरी इजी. नाउ
तो क्या होता है इंस्ट्रक्शन आई में, क्या होता है आई सेगमेंट. सो देयर आर 3 सेगमेंट, आई ए ई. आई सेगमेंट में क्या होता है, जस्ट ड्राइंग करके दिखाता तो तुमको बहुत आसान हो जाएगा. ये मेमोरी है, मेमोरी से मैं फेच करता हूं, है ना. फेच करके मैं इंस्ट्रक्शन को लोड करता हूं किसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. बोलने का जरूरत नहीं है. फेचिंग मीन्स, इंस्ट्रक्शन फेच मीन्स तुम इंस्ट्रक्शन को हमेशा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ही लोड करो. दैट इज डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट तुमको करना है. ठीक है. सो दैट इज फेचिंग, वेरी इजी. फेचिंग के बाद मुझे क्या करना है, मेमोरी से फेचिंग तो कर लिया. सेकेंड मुझे क्या करना है, एलयू ऑपरेशन करना है. सेकेंड सेगमेंट इज एलयू सेगमेंट. एलयू 3 काम में यूज होता है. एलयू यूज्ड फॉर 3 डिफरेंट ऑपरेशंस. क्या क्या काम में यूज होता है, फॉर 3 डिफरेंट फंक्शन. एंड दैट डिपेंड्स ऑन द डिकोडिंग. तो डिकोडिंग कहाँ होता है, ये फेचिंग जब होता है ना, इंस्ट्रक्शन फेचिंग, उसी के अंदर में डिकोडिंग अटैच्ड है. डिकोडिंग को अलग से नहीं करना है. जैसे सिस्क में डिकोडिंग के लिए अलग सा एक सेगमेंट है, रिस्क में डिकोडिंग अलग नहीं होता है. रिस्क में डिकोडिंग फेचिंग के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड, इनबिल्ट. ठीक है. फेचिंग के समय, आफ्टर फेचिंग डिकोडिंग इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म. उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है. रिमेंबर दिस. फेचिंग के खत्म होते होते डिकोडिंग भी खत्म हो जाता है. ओके. आफ्टर द फेचिंग इज डन, मतलब डिकोडिंग भी हो चुका है इंटरनली. तो उस डिकोडेड वैल्यू के ऊपर बेस करके एलयू 3 तरीके का काम करता है इन ए सेगमेंट में. ए सेगमेंट में एलयू क्या करता है, 3 टाइप ऑफ टास्क. क्या क्या कर सकता है, डेटा मैनिपुलेशन कर सकता है. इट कैन परफॉर्म डेटा मैनिपुलेशन. ठीक है. और इट कैन इवैल्यूएट इफेक्टिव एड्रेस. और ये इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर सकता है. अगर समझ में आया, अगर इनडायरेक्ट एड्रेस है क्या है वो भी तो हो सकता है, तो उसके लिए इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना भी हो सकता है. ठीक है. और इट कैन कैलकुलेट द ब्रांच एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम कंट्रोल. और दूसरा ब्रांच एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस को छोड़ के अगर कोई सिंपल ब्रांच एड्रेस भी कैलकुलेट करना होगा, अगर जरूरत पड़ेगा, वो भी कैलकुलेट करता है. तो रिस्क में एलयू 3 तरीके का काम करता है. तो ए सेगमेंट में 3 तरीके का काम होता है. तीनों में से कोई एक, आइदर इट परफॉर्म्स डेटा मैनिपुलेशन, मतलब 5+7 ऐसे एडिशन वगैरह का काम, और इट कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, कहाँ पे जंप करना है वैसा वगैरह का कैलकुलेशन कर सकता है. और इट कैन फाइंड दी ब्रांच, सिंपल ब्रांच लोकेशन. इफेक्टिव एड्रेस ना करके ब्रांच एड्रेस भी हो सकता है. ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो ये भी एलयू कर सकता है. तो ए सेगमेंट में एलयू इस 3 में से कोई एक काम कर सकता है, कोई एक होगा एट ए टाइम. सिमिलरली इसके बाद कौन सा आएगा, एग्जीक्यूट सेगमेंट में. एग्जीक्यूट सेगमेंट में तो पहले हमने इंस्ट्रक्शन फेच हो गया, डिकोड ऑटोमेटिकली हो गया. उसके बाद एलयू हमने कर दी. एलयू 3 तरीके का ऑपरेशन कर सकता है. तो एलयू का ऑपरेशन के बाद क्या बाकी है, अभी एग्जीक्यूशन. तो एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे, ई सेगमेंट में. ई सेगमेंट मतलब एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन में क्या करना है, एग्जीक्यूशन में इट ट्राइज टू डायरेक्ट द एलयू आउटपुट. इसका काम क्या है एग्जीक्यूशन का, इट डायरेक्ट्स. डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन देता है कि कहां जाना है. डायरेक्ट्स एलयू आउटपुट. एलयू आउटपुट किधर जाएगा, उसका डायरेक्शन दिया जाता है ई सेगमेंट में. मैं लिख रहा हूं सब कुछ स्पेसिफिकली. ठीक है. ई सेगमेंट स्पेसिफाइज एंड डायरेक्ट्स द एलयू आउटपुट, वेयर शुड इट गो. ठीक है. तो ये 3 जगह जा सकता है. जो आउटपुट है एग्जीक्यूट स्टेट में, आउटपुट फिर से 3 जगह जा सकता है. कहां जा सकता है, सो डिपेंडिंग ऑन द रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन द रिजल्ट ऑफ द एलयू. क्या बोला है मैंने, एलयू का आउटपुट को भेजेगा वो किसी ना किसी जगह. कहां पे आउटपुट को भेजेगा, सो आइदर इट कैन सेंड टू सम रजिस्टर. आउटपुट को कोई रजिस्टर या रजिस्टर बैंक में भेज सकता है ना. ठीक है. और इट कैन ट्रांसफर द इफेक्टिव एड्रेस. इफेक्टिव एड्रेस को कोई मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर कर सकता है. मैं ऐसे एरो करके दिखा रहा हूं. इफेक्टिव एड्रेस, तुम बोल सकते हो इफेक्टिव एड्रेस कहां से आया है, ये पागल ऊपर में देखो. स्टेप नंबर 2 में एलयू 3 चीज कैलकुलेट करता है, डेटा, इफेक्टिव एड्रेस, ब्रांच एड्रेस. तो डेटा को कहां भेजना है, रजिस्टर या रजिस्टर बैंक में. इफेक्टिव एड्रेस को कहां भेजना है, मेमोरी में भेजना है.
और ब्रांच एड्रेस को कहाँ भेजना है? ब्रांच एड्रेस को भेजना है प्रोग्राम काउंटर में। क्लियर हुआ? कौन सा डेटा कहाँ पे जाएगा? एलयू 3 चीज कैलकुलेट करता है, डेटा कैलकुलेट करता है, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करता है, ब्रांच एड्रेस कैलकुलेट करता है। एग्जीक्यूट क्या करता है? ये तीनों जो रिजल्ट निकल के आता है, एलयू जो 3 चीज कैलकुलेट करता है, तीनों में से किसको कहाँ भेजे, बस उतना ही इसका काम है। तो ये क्या करता है? डेटा जो रिजल्ट आता है उसको भेजता है रजिस्टर या रजिस्टर बैंक। एक इफेक्टिव एड्रेस अगर कैलकुलेट करता है उसको भेजता है मेमोरी में। ब्रांच एड्रेस अगर कैलकुलेट करता है एलयू, वो उसको भेजता है प्रोग्राम काउंटर में। क्लियर? तीनों के साथ तीनों का रिलेशन है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दिस वे, सो रिस्क इज मच मोर इजियर, है ना? रिस्क हैज एवरीथिंग इन स्ट्रीमलाइन फैशन। सिस्क में थोड़ा इधर उधर का बात है, बट रिस्क हैज सम स्ट्रीमलाइन फैशन। ठीक है? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो इतना क्लियर हो चुका कि 3 सेगमेंट क्या क्या होता है रिस्क पाइपलाइन में। रिस्क पाइपलाइन, इसको मैं अच्छा सा इंग्लिश में क्या बोलता है इसको बोलते हैं 3 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। सिस्क में कितना सेगमेंट था? 4। रिस्क में कितना है? 3। ठीक है? तो रिस्क इज वेरी इजी। रिस्क बहुत ही आसान है, छोटा मोटा है, बहुत ही आसान, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फालतू का झमेला है ही नहीं। तो मैंने तुम लोगों को सब कुछ स्पेसिफिकली लिख दिया है कि क्या होता है, नहीं होता है। जस्ट गिव मी 2 more minutes एंड आई विल फिनिश इट। ठीक है? जस्ट गिव मी 2 more। तो मेरे पास रिस्क क्या क्या काम करता है? 3 काम करता है। 3 होता है उसका सेगमेंट, आई ए ई। वेरी इजी। आई मतलब इंस्ट्रक्शन फेच, और डिकोडिंग उसका इंटरनली। डिकोड बोलने का जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शन फेच मतलब फेचिंग के बाद डिकोडिंग इंटरनली हो जाता है। सो डू नॉट मेंशन डिकोड, जस्ट से इंस्ट्रक्शन फेच, दैट्स इट। उसके बाद एलयू ऑपरेशन ए, एंड ई मतलब एग्जीक्यूट। तो आई ए ई, बस ये ऐसा ही होगा। नाउ आई एम गिविंग अ सिंपल प्रोग्राम, very simple program. Suppose I have a program like this, R1 में एक मेमोरी में एक एड्रेस से डेटा को मैं R1 में लोड किया हूं। मेमोरी का मेरे पास दूसरा एक एड्रेस है, एड्रेस 2 है, उससे मैं R2 में डेटा लोड किया हूं। उसके बाद मैंने R1 और R2 को एडिशन करके रिजल्ट को R3 में लोड किया हूं, और फाइनली जो रिजल्ट है उसको मैं मेमोरी में लोड कर रहा हूं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? एड्रेस 3। वेरी सिंपल रिस्क प्रोग्राम। दिस इज द रिस्क प्रोग्राम। ठीक है? असेंबली प्रोग्राम लिखा है आप लोगों ने। ठीक है? तो हमने क्या किया? फर्स्ट में क्या किया? मेमोरी का एक लोकेशन से डेटा को R1 रजिस्टर में कॉपी किया, फिर मेमोरी का दूसरा लोकेशन में R2 रजिस्टर में कॉपी किया, फिर ये दोनों रजिस्टर को ऐड करके जो रिजल्ट उसको R3 में लोड किया, फिर R3 से डेटा को हमने वापस मेमोरी में और एक जगह में स्टोर करके रखा है। ठीक है? तो नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द पाइपलाइनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के हिसाब से पाइपलाइनिंग बनाओ। तो मैं वही दिखाता हूं। तो क्या करना है? तो पहला वाला लाइन क्या है? इट इज कॉल्ड लोड, है ना? मेमोरी से किसी कोई भी चीज को रजिस्टर में लोड करने का, कॉपी करने का मतलब लोड। सेकेंड लाइन में भी सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो लोड, मेमोरी टू रजिस्टर इज लोडिंग। देन थर्ड लाइन इज अरिथमेटिक, सिंपल अरिथमेटिक एडिशन, R1 प्लस R2 सिंपल एडिशन। लास्ट में क्या हो रहा है? स्टोर, क्योंकि रजिस्टर टू डेटा कॉपी हो रहा है मेमोरी में। इट इज क्लियर व्हिच इज लोड एंड व्हिच इज स्टोर एंड व्हिच इज सिंपल एडिशन अरिथमेटिक। तो मैंने सब अलग अलग करके लिख दिया है। नाउ आई विल शो यू द सिंपल 3 सेगमेंट पाइपलाइन यूज करके कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही, सिस्क जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सपोज क्लॉक्स है मेरे पास, क्लॉक्स, तो देयर आर मेनी क्लॉक्स, तो 1 2 3 ऐसे करके चलेगा। तो पहले मुझे क्या करना है? तो हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन आई हैव? इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3। कितना इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे पास? 4 इंस्ट्रक्शन है सर। हाँ। आपका स्क्रीन चला गया सर। एक सेकेंड, जस्ट a minute.
कनेक्शन है लेकिन स्ट्रीम चला गया। आ गया आ गया आ गया, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, आ गया, ठीक है। तो ये जो, तो मैंने जो प्रोग्राम लिखा है बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। लोड कौन सा लोड है, कौन सा स्टोर है, सब मैंने लिख दिया है तुम्हारा आसानी के लिए। तो मेरे पास कितना इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम में, सिर्फ 4, I1 I2 I3 I4, 4 इंस्ट्रक्शन है। 4 इंस्ट्रक्शन को मुझे पाइपलाइन के हिसाब से लिखना है, दैट्स इट, इतना ही काम है। तो वही लिख रहा हूं। तो पहले मुझे कौन सा करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है ना, 1 नंबर इंस्ट्रक्शन को मुझे करना है। 1 नंबर इंस्ट्रक्शन में हर एक इंस्ट्रक्शन का रिस्क में कितना सेगमेंट होता है, 3 सेगमेंट, IAE। सिस्क में कितना होता है, 4। रिस्क में कितना होता है, 3। तो दिस इज अ रिस्क, तो मुझे सिर्फ 3 यूज करना है। ओके, IAE, बस उतना ही। सर हाँ, ये का क्लास है। अभी है। यस सर। यस सर। हर वीक होता है, आज ही होगा। सर रूटीन में तो 12 से है, लेकिन मैम ने कुछ दिन नहीं लिया था क्लास, आज है। तो ऐसे अगर डेली चेंज होता रहेगा तो मैं कैसे करूंगा। मैडम कौन सा समय लेता है नॉर्मली, सर कब लेता है टाइम क्लास, जो दिया है वही लेती है मैम। है ना। अभी ये तो 12 बजे का क्लास तो शायद नहीं लेता है। 12 बजे का क्लास कहाँ पे लेता था, कौन सा समय। सुबह लेते थे सर पहले, अब टाइम से लेते हैं। अभी क्या टाइम में लेते हैं। यस सर। अच्छा ठीक है, चलो, ओके ओके।